Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 20th of January 2025. तो गाइज आज है तारीख 20 जनवरी 2025 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है पेंच टाइगर रिजर्व को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों डिस्कशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कल संडे था और कल हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, वो भी 11th ऑफ जनवरी से लेकर 19th ऑफ जनवरी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ में थे उन सब का पूरा डिटेल डिस्कशन हुआ है। तो कल वाला लेक्चर एक बार आराम से देख लीजिएगा। अगर पिछले 10 दिनों में आपके बीच का कोई यहाँ पर करंट अफेयर का सेशन रह गया है वो सब यहाँ पे उसमें कवर हो जाता है। बाकी आज डिस्कशन वापस से आ चुका है, तो मंडे टू सैटरडे पूरा डिस्कशन चल रहा है, संडे को यहाँ पर पूरी तरह से रिवीजन हो रहा है। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे, सर संडे रिवीजन चल रहा है मतलब कि संडे के जो आर्टिकल्स हैं फिर संडे की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी वो कहाँ जाएंगी। परेशान मत होइए, संडे की कोई अगर इंपॉर्टेंट खबर आती भी है तो नेक्स्ट डे मंडे में कवर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल कुछ खबरें यहाँ पर कल की भी आपको देखने को मिलेंगी जो इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब है जो एक फोमो होता है ना, डर होता है कि ये चीज़ मेरी छूट जाएगी अखबार से, वो डर आपको यहाँ पर नहीं लेना है जब यहाँ पर आप इस चैनल पर प्रेजेंट हैं, क्योंकि मेरा काम है न्यूज़पेपर के हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ को यहाँ पर लेकर चलना, जिसमें आपके द हिंदू के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस के भी सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं कवर कर रहा हूँ, पीआईबी के रेलिवेंट टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ। वो आपको सेशन देखने के बाद पता चलेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो की ये होने वाली है, वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाएगी, तो पूरे लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा। लास्ट में आपका मेमोरी टेस्ट होगा कि आपने जो भी कुछ सुना है क्या आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो जो टेस्ट होगा लास्ट में उसका स्कोर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है, पता चल सकेगा हाँ किस किस ने आज के लेक्चर से क्या क्या सीखा है। ठीक है, बाकी जो भी लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं इस चैनल पे, फर्स्ट टाइम यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, मेक श्योर कर दें चैनल के ऊपर में जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर लें और साथ ही साथ में बेल आइकन को दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना कि जब ये कल वीडियो अपलोड होगा तो टाइम पे आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहला जो टॉपिक है यह है हमारा थंबनेल वाला आर्टिकल, और ये आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहली बार इंडिया के अंदर में टेली सर्जरी को यहाँ पर अंजाम दिया गया है, और वो भी बेसिकली जो टेक्नोलॉजी या जो रोबोट हमने यूज़ किया है वो इंडिया का खुद का बनाया हुआ सर्जिकल रोबोट सिस्टम है। ये टॉपिक इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडिया ने खुद का बनाया हुआ सर्जिकल रोबोट सिस्टम का इस्तेमाल किया, और उस सिस्टम का नाम क्या है, वो है SSI मंत्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको नोट वगैरह बनाने हैं तो पहला पॉइंट लिखते चलना SS1 मंत्रा। क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में न्यूज़ में था, ये क्या है? तो ये भारत का खुद का बनाया हुआ रोबोटिक सिस्टम है जो कि सर्जरी करने की क्षमता अपने अंदर में रखता है, और अभी रिसेंटली इन्होंने सर्जरी करके दिखाई है, और वो भी सर्जरी दोस्तों हार्ट की गई है 2 अलग अलग पेशेंट्स के अंदर में। इस सर्जरी को करने के अंदर में कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और मतलब इफेक्टिवली वर्क करता है। बड़ी दूर से अगर कोई डॉक्टर है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर वहाँ पे प्रेजेंट होगा तभी काम होगा, नहीं, डॉक्टर अगर यहाँ पे कई किलोमीटर दूर भी है उसका फिजिकल प्रेजेंस होना ज़रूरी नहीं है, वो बेसिकली दूर से ही इस पर्टिकुलर रोबोट को कंट्रोल कर सकता है इसके रिमोटिक फीचर्स के माध्यम से। इस वजह से इसको यहाँ पर टेली सर्जरी रोबोट बोला जा रहा है, समझ रहे हैं? तो इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये आप देखेंगे 2 सर्जरी रिसेंटली की गई है जिसको लेकर ये न्यूज़ आर्टिकल्स यहाँ पे कवर किए गए, और ये खबर आपके द हिंदू अखबार की ही है, इस वजह से मैं आपको यहाँ पर ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर डॉक्टर बहुत दूर भी है तो भी वो रिमोट कंट्रोल के माध्यम से क्या कर सकता है, क्योंकि इसका अच्छा नेटवर्किंग सिस्टम होता है। रिमोट सर्जरी को हम कई बार साइबर सर्जरी या टेली सर्जरी के नाम से जानते हैं, जहाँ पे डॉक्टर का एक कह सकते हैं कि सर्जरी के समय पर प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है,
सेम लोकेशन पे डॉक्टर नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वो क्या करेगा, इस पूरे रोबोटिक सिस्टम को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। इसमें सेंसरी सिस्टम वगैरह होते हैं जो इसको यहाँ पर फीडबैक वगैरह देने का काम करेगा, और इसके अंदर में रोबोटिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें हाई स्पीड डेटा कनेक्शंस, ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो सर्जरी की गई है भारत में पहली बार, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, एक 9 जनवरी को सर्जरी की गई थी और दूसरी 10 जनवरी को सर्जरी की गई थी, और दो अलग अलग आदमियों में सर्जरी की गई। एक की उम्र यहाँ पर 59 थी और एक की उम्र यहाँ पर 56 थी। तो ये यहाँ पे सक्सेसफुली हुआ है। मैं आपको बता दूं, जो सर्जरी की गई है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, इतना आसान नहीं उस सर्जरी को करना, लेकिन उसको भी सक्सेसफुली यहाँ पर किया गया, जिस वजह से ये जो इंडिया का पहला रोबोटिक सिस्टम है जिसने टेली सर्जरी को परफॉर्म किया है, ये चर्चाओं में है। ठीक है, अब यहीं पे इस रोबोट का नाम क्लियर हो गया, SSI मंत्रा। दूसरा यहाँ पे आप देख पाएंगे वो है टेली सर्जरी का कॉन्सेप्ट, ये भी आपको पता चल चुका है। टेली सर्जरी में हम क्या करते हैं, एक रोबोट का इस्तेमाल करते हैं, कैमरास वगैरह होते हैं जिसके माध्यम से सर्जन को अलाउ किया जाता है कि वो ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें, और एक हाई स्पीड डेटा कनेक्शंस वगैरह होते हैं जिसके माध्यम से रोबोट को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये आपका SSI मंत्रा क्या है, ये इकलौता रोबोटिक सिस्टम है पूरे दुनिया के अंदर में जिसको इस प्रकार का अप्रूवल मिला है कि वो टेली सर्जरी को अंजाम दे सके। ऐसा कोई दूसरा दुनिया में रोबोट नहीं है जिसको अप्रूवल मिला हो। तो अप्रूवल जब दुनिया में मिला है तो क्या इंडिया की साइड से भी मिला है? बिल्कुल। हाल ही में दोस्तों भारत की जो एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसका नाम है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया में दवाइयों को कंट्रोल या रेगुलेट करने का काम करती है, इसने भी यहाँ पर इस पूरे रोबोट को अप्रूवल दिया है। समझ जाना, तो इसलिए भी रेलिवेंट है। तो इस रोबोट ने कौन सी सर्जरी को अंजाम दिया, उस सर्जरी का नाम ध्यान रखिएगा, वो है टोटली एंडोस्कोपिक कोरोनरी आर्टरी बाईपास। माना जाता है ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स हार्ट सर्जरी होती है, लेकिन यहाँ पे इसको इस तरीके से रोबोट का यूज़ करके किया गया। ऐसा यहाँ पर ये पूरा रोबोटिक सिस्टम देखने को मिलेगा। अब इस रोबोटिक्स के बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट फीचर हो सकते हैं। जितनी बातें मैंने आपको बताई है, यहाँ तो प्रीलिम्स तक बहुत सारे क्वेश्चन बन पाएंगे। अब मेंस में अगर हम बात करेंगे तो सवाल बन सकता है कि भाई बताइए आजकल हेल्थ केयर सिस्टम में रोबोटिक्स का किस तरीके से उपयोग हो रहा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं जो आप अपने सामने देख पा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं, देखिए आज रोबोटिक्स का हेल्थ केयर सिस्टम में होना ज़रूरी भी है। चीज़ें इंपॉर्टेंट तरीके से, एफिशिएंट तरीके से यहाँ पे वर्क कर पाएंगी। रोबोट के अंदर में जैसे मैंने आपको बताया, इसके कुछ लिम्स वगैरह हैं, ऐसे आप देख पाएंगे कुछ हाथ वगैरह हैं, एक्सोस्केलेटन के फॉर्म में इस पूरे रोबोट को तैयार किया गया है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो रोबोट है ये कैसे काम करता है। यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट सी यानी कि जो UVC लाइट्स होती हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड वेपर का इस्तेमाल किया जाता है साफ सफाई के लिए। फिर बात आती है मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन रोबोट्स की, तो भाई यहाँ पे अगर आप देखोगे सप्लाईज को डिलीवर करना, मेडिकेशंस, उसके अलावा पेशेंट्स को मील्स देना, इस तरीके से आज बहुत सारी जगह पे रोबोटिक्स को इंट्रोड्यूस कर लिया गया है जो बेसिकली हॉस्पिटल्स में या हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ये जो रोबोट आपको दिख रहा है जिससे अब की बार ये काम किया गया है, मेड इन इंडिया रोबोट है। इसके अंदर में 5 आर्म्स बनाए गए हैं। इसमें एडवांस 3D 4K इमेजिना वाली जो कैपेसिटी है वो भी ये रखी गई है। ठीक है, ये इसके बारे में कुछ बेसिक फीचर हैं जो रिसेंटली चर्चाओं में थे। लेकिन यहीं पे बहुत सारे क्वेश्चंस और भी आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि सर इसमें कोई चैलेंजेस नहीं होंगे क्या? हम रोबोट का यूज़ कर रहे हैं, वो भी इतनी बड़ी सर्जरी के लिए, माना जाता है वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, वो भी हार्ट की सर्जरी। तो इसमें क्या कुछ चुनौतियाँ हो सकती हैं? बिल्कुल चुनौतियाँ हो सकती हैं। पहली यहाँ पर हमारे सामने दिक्कत ये आएगी, इस तरीके के रोबोट को बनाने में और इसको यूज़ करने में जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लगती है। तो पहला तो दिक्कत ये है। दूसरा क्या है, इस रोबोट को यूज़ करने में दोस्तों बहुत सारी स्किल्स चाहिए होंगी, बहुत सारा अच्छा ट्रेनिंग चाहिए होगा। अगर आपके पास में अच्छा ट्रेनिंग नहीं है, स्किल नहीं है, तो आप ऑब्वियस सी बात है इस पर्टिकुलर सिस्टम को सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। फिर थर्ड यहाँ पे प्रॉब्लम आती है एथिकल कंसर्न की, कि भाई यहाँ पे हम इस रोबोट का इस्तेमाल कर रहे हैं इतने बड़ी सर्जरी के लिए, एक इंसान की जान का सवाल है। अगर इसमें कोई एरर हो गया तो हो सकता है कोई गलती हो जाए जिससे यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, एक इंसान की जान को खतरे में हम डाल सकते हैं। तो इसको लेकर भी यहाँ पे बहुत सारे जो प्रश्न हैं दोस्तों वो उठ जाते हैं, एथिकल कंसर्न, समझ गए। फिर लास्ट में एक और प्रॉब्लम है पेशेंट का ट्रस्ट, कि आपको पता चल रहा है भाई रोबोट सर्जरी करेगा तो एक जो ट्रस्ट, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर वो इतना बेटर तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है। तो ये हमारे चैलेंजेस हो गए। तो उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों से अगर कुछ पूछा जाए, क्योंकि मेंस में क्या होता है ना, आप लोगों से इनिशिएटिव्स के बारे में पूछ लिया जाता है
कि बताइए भारत के वो कौन कौन से इनिशिएटिव हैं जो हम साथ पे लेकर आए हैं रोबोटिक्स का, जहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, और उन पर्टिकुलर सेक्टर में रोबोटिक्स को प्रमोट करने के काम कर रहे हैं। वो सारे इनिशिएटिव्स वो कौन कौन से इनिशिएटिव हैं पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। तो याद रखिएगा 3 इनिशिएटिव के बारे में कुछ डिटेल आपके सामने ये प्रेजेंट है। सबसे पहला है आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, है ना। इसने भी कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी का रोल है हेल्थ केयर सेक्टर में स्पेशली डिलीवरी के पर्पज से उसको इम्प्रूव किया है। दूसरा है आपका ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रेटजी ऑन रोबोटिक्स 2023। इसने कहीं ना कहीं रोबोटिक्स को हेल्थ केयर सेक्टर में प्रमोट किया है। इसने रोबोटिक्स इनोवेशन यूनिट को सेटअप करने का एक प्रपोजल शेयर किया है। फिर उसके बाद में तीसरी जो इंपॉर्टेंट बॉडी है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ARTPARK के नाम से जानते हैं। ये पर्टिकुलर पार्क IISc बेंगलुरु के अंदर में लोकेटेड है। अगेन इसका भी मेन काम यही है कि भाई इनोवेशंस के अंदर में इन रोबोटिक्स का यूज़ करना, है ना। जो ये रोबोट्स हैं इनका हेल्थ केयर सेक्टर में इस्तेमाल करना। तो इस तरीके से ये चर्चाएं हो रही हैं, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी के साथ में हमने अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो यहाँ पे कर दिया है ख़त्म। ऐसे वेरियस न्यूज़ आर्टिकल भी कवर करेंगे। तो याद होना चाहिए कि प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो प्रीलिम्स का पार्ट मैंने अलग कर दिया ऊपर, बाकी मेंस में यहाँ से चीज़ें बन सकती हैं, तो मेंस के नोट आपके अलग तैयार करवा दिए हैं। अगर आप ये न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने बैठेंगे आधी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आधी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो बेटर तरीका यही है, इस पीडीएफ में दोस्तों ऐसी हर एक चीज़ अवेलेबल है जहाँ पे आर्टिकल भी मिला है, सोर्स क्या है वो पता है, और इस आर्टिकल से नोट कैसे बनाने हैं इवन ये नोट बनाकर दिए जा चुके हैं आपको। ठीक है, इसी प्रकार से हम सेकंड आर्टिकल भी कवर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग को यहाँ पर ये वाला पीडीएफ चाहिए तो ये बेसिकली आपको मिलेगा कैसे दोस्तों। इसके लिए यहाँ पर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लेकर चल रहे हैं आप लोगों के लिए। वो पेड ग्रुप का है, आपके पास में अच्छा मौका है इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह दिए जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, ये पीडीएफ आपके सामने प्रेजेंट है, यही दिया जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर में आर्टिकल भी प्रेजेंट है, इसके प्रॉपर तरीके से नोट कैसे बनना है वो प्रेजेंट है। अगला न्यूज़ आर्टिकल देखोगे दोस्तों, स्नेक बाइट के बारे में बात हो रही है, तो ये आर्टिकल आपका देखने को मिल जाएगा। चाहो तो आर्टिकल को रीड करना चाहो आराम से रीड कर सकते हैं, हर एक चीज़ आपको नजर आ रही है। बाकी यहाँ पे चाहो तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट फोटोज़ को यूज़ किया गया है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर फिर अगेन एक और आर्टिकल है, फिर आर्टिकल की जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। फिर इवन यहाँ पर ये एडिटोरियल है, ऐसे आप देख पाएंगे। ये अगला एडिटोरियल है, तो इस एडिटोरियल में जो भी चीज़ें मेंशन्ड है उसको एडिटोरियल भी लिख दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाएंगे जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो अलग से प्रेजेंट कर दिया गया है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, कोई टेम्पल है उसका आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या है, फोटोज़ वगैरह हर एक चीज़ प्रोवाइड करवाई गई है। फिर और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके लास्ट में यहाँ पे आप देखेंगे आज ना प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं। वैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको पिछले कुछ दिनों से डेली दे रहा हूँ, तो पूरे टेस्ट को करो, पूरे न्यूज़पेपर को पढ़ लो। उस न्यूज़पेपर के पढ़ने के साथ साथ आप अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लो कि इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। यानी जो आपको जगह जगह पे कंटेंट अलग मिलता है, फिर आपको टेस्ट सीरीज़ के अलग पैसे देने पड़ते हैं, वो सब करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। एक ही जगह पे ये चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये सब चीज़ मिल जाती हैं दोस्तों इस ग्रुप को ज्वाइन करके। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ी पेमेंट बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि मैं इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता हूँ या आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, उसको चेक कर लेना और उसके माध्यम से यहाँ पर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर पर। तो पहली तो हो गई है समाप्त, दूसरी खबर यह है, आज नंबर भी मैंने डाल दिया है। दूसरा आर्टिकल दोस्तों बात करता है कर्नाटका के अंदर में स्नेक बाइट के केसेस 2024 के अंदर में बढ़ते हुए नजर आए। अभी 2024 का जो साल है वो ख़त्म हुआ है थोड़े समय पहले ही, थोड़े दिन पहले, आज से 20 दिन पहले। तो 2024 के इंपॉर्टेंट डेटा लगातार पब्लिश होते रहेंगे, तो अभी पब्लिश हो रहे हैं। कर्नाटका का हालात यहाँ पर बताए गए हैं। सांप के काटने की वजह से कई सारे लोगों की मृत्यु होती है, और आज भारत में सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है दोस्तों सांप के काटने की वजह से। अगर पूरे देश में ऐसे केसेस ऐसे पूरे दुनिया में अगर ऐसे केसेस को हम देखते हैं तो इंडिया में सबसे ज़्यादा बर्डन है इसका। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख पाएंगे कर्नाटका का ये केस निकल कर आया है। आर्टिकल ये बोलता है कि अभी 2024 के अंदर में कर्नाटका के अंदर में स्नेक बाइट के केसेस इंक्रीज हुए हैं, और केवल स्नेक बाइट के नहीं, केवल सांप ने काटा ही नहीं है, सांप के काटने की वजह से लोगों की मृत्यु भी हुई है, वो यहाँ पे शेयर किया गया। बोला जा रहा है 2023 में अगर आप देखोगे तो सांप के काटने की वजह से लगभग इस सांप के काटने के जो केसेस हैं वो 6596 केसेस निकल कर आए थे।
और 19 डेथ हुई थी। ये 2023 का डेटा है। लेकिन 2024 में क्या हुआ? 2024 में दोस्तों यहाँ पर 13,000 से ज़्यादा केसेस निकल कर आए स्नेक बाइट के, और 101 से ज़्यादा मृत्यु हुई। यह केवल और केवल कर्नाटका का डेटा है। तो ऑल ओवर द इंडिया डेटा अगर आप देखोगे दोस्तों तो वो और मैसिव नंबर में होगा। तो ये जो स्नेक बाइट एनवेनमिंग करके हम एक आर्टिकल पढ़ते हैं ना, ये जो केस है, ये डिजीज़ जो है जीएस पेपर नंबर 2 के लिए रेलिवेंट है। ये डिजीज़ आज भारत के लिए बड़ी प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और आज हम इसको एड्रेस कर किस प्रकार से रहे हैं वो भी जानना आपके लिए आवश्यक है। चलिए अब एक एक करके यहाँ पर इसको समझते हैं। तो न्यूज़ क्या है, ये खबर मैंने लगा दी है, ऊपर आपको अलग से छोटे फॉर्म में समझा दिया है, आर्टिकल आपके सामने है। अब आइए मेन इन्फॉर्मेशन जहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, जिसका उपयोग आप कर सकते हैं अपने जीएस पेपर नंबर 2 के अंदर में, मेंस के पेपर के अंदर में। तो कर्नाटका में केसेस इतने सारे आए हैं। कर्नाटका के अंदर में जो हाईली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं तो उन डिस्ट्रिक्ट के नाम आपको ये देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पर कोपल है, कलबुर्गी है, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मृत्यु हो रही है सांप के काटने की वजह से। ये जब सांप के काटने की हम बात करते हैं तो ऐसे केसेस को यहाँ पर स्नेक बाइट एनवेनेमिंग का नाम दिया जाता है, क्योंकि जब सांप काट लेगा तो उसका जहर आपके बॉडी में चढ़ा, आप उस जहर को रोक नहीं पाए हैं, वो जहर एक बार में ही बॉडी में फैल गया है, आपके दिमाग तक जा चुका है, चोक हो चुका है ब्रेन, एक इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। इसको बोलते हैं स्नेक बाइट एनवेनेमिंग, ठीक है। और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज का टैग दिया है। अभी मैं आपको बताऊंगा सर ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज क्या होती हैं, तो परेशान मत होइएगा, हर एक चीज़ पता चलेगी। बस अभी यहाँ पर यह ध्यान रखना कि ये क्या है, इसको WHO के तहत यहाँ पर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज का टैग दिया है। और स्नेक बाइट एनवेनमिंग होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया है, जब जहरीला सांप काट ले और उसका जहर यहाँ पे आपके बॉडी में फैल जाए। और क्या केवल काटने से ही यहाँ पर जो केसेस हो गए जहर का तभी फैलेगा? ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे सांप भी आते हैं दोस्तों जो अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, अपने जहर को स्पिट करते हैं, थूकते हैं। ये जैसा आप देख पाएंगे कोबरा का फोटो है, ये क्या कर रहा है, जहर को स्पिट कर रहा है। तो ये अगर एक इंसान के आंख में स्पिट कर दे तो उसकी आंख चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो कभी देख नहीं पाएगा, क्योंकि जहर उसकी आंख में गया और उसकी आंखों के माध्यम से यहाँ पर धीरे धीरे करके यहाँ पर उसके क्या कर रहा है, इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है। इतना ज़्यादा हाईली वेनोमस जहर होता है इनका। तो स्नेक बाइट कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये समझ में आया। आज डेली हेल्थ रिस्क बना हुआ है बहुत सारे रीजन में। हम जब पूरे दुनिया की बात करते हैं तो पूरे दुनिया में दोस्तों अफ्रीका में सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं। अफ्रीका के अलावा मिडिल ईस्ट में, एशिया में, ओशियानिया में, लैटिन अमेरिका में, ये वो पर्टिकुलर रीजन्स हैं। जैसे ये रीजन वाइज बात हो रही है, इसमें इंडिया कहाँ है, एशिया में आ गया, समझ रहे हैं। तो ये रीजन वाइज बात हो रही है, ये वो रीजन है जो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है, खेती बाड़ी पे डिपेंडेंट है। और खेती बाड़ी में ही जो घास फूस या कह सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं, उसमें सांप छिपे हुए रहते हैं, किसी को दिखाई नहीं पड़ते, गलती से पैर पड़ जाता है तो वो काट लेते हैं। ऐसी दिक्कतें यहाँ पर फेस करने को मिलती हैं बहुत सारे लोगों को। यह है स्नेक बाइट एनवेनेमिंग। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है सर, अगर सांप काट भी ले तो क्या है, क्या इंसान के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं? बिल्कुल, चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं डेथ होने के, अगर आपने सही तरीके से उसको एक सोल्यूशन नहीं दिया तो। कई बार क्या होता है, सबसे ज़्यादा आज सांप के काटने की वजह से जो पीड़ित इंसान है दोस्तों वो डेवलपिंग कंट्री से हैं, जो बेसिकली यहाँ पर कह सकते हैं देश ऐसे हैं जहाँ पे लोगों की इतनी अच्छी इनकम भी नहीं है। कई बार क्या होता है, वो बच तो जाते हैं लेकिन क्या हुआ, बॉडी डिसेबल हो जाती है ना, उनको किसी ना किसी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है। कई बार मेंटल स्टेबिलिटी यहाँ पर ख़त्म सी हो जाती है। यह समस्या है स्नेक बाइट एनवेनेमिंग के अंदर में, ध्यान में रखिएगा। अब बात आती है प्रेवलेंस की। ये केसेस स्नेक बाइट के किस लेवल पे आज के समय पर दुनिया में नज़र आते हैं। तो दुनिया की जब हम बात कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर इंडिया के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो स्पेशली जब भारत की बात करेंगे, देखो भारत में हर साल 50,000 से ज़्यादा केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे सांप के काटने की वजह से एक इंसान की मृत्यु हो जाती है। आप इमेजिन कर रहे हैं 50,000। ये नंबर इतना बड़ा है कि बोला जा रहा है पूरे दुनिया में लगभग आधे से ज़्यादा लोगों की मृत्यु अगर सांप के काटने की वजह से होती है तो वो केवल भारत में होती है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि दुनिया भर में जो केसेस हैं 30-40 लाख केसेस हर साल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं सांप के काटने के। तो इशू अगर गंभीर है तो हमें यहाँ पर इसका सोल्यूशन के ऊपर भी काम करना होगा। फिर काफ़ी सारे केसेस ऐसे हैं जो अंडर रिपोर्टिंग है। अगर आप देखोगे ये जो नंबर्स हमारे सामने प्रेजेंट हैं, ये बेसिकली नंबर वो हैं जहाँ पे केसेस के बारे में पता चला। कुछ ऐसे केसेस होते हैं मृत्यु हो जाती है, पता नहीं चलता, उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, तो ऐसे तो नंबर और बढ़ जाएगा।
फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे 2016 से लेकर 2020 तक का यहाँ पर एक पर्टिकुलर डेटा हमारे पास में प्रेजेंट है, जहाँ पे बोला जा रहा है कि एनुअल स्नेक बाइट के केसेस 3 लाख के आसपास हो चुके हैं, और जो डेथ है दोस्तों यहाँ पर 2000 के आसपास एनुअली यहाँ पे नज़र आ रही है। और इसमें से आज अगर सबसे ज़्यादा मतलब जहरीले सांप जिनकी वजह से 90% केसेस यहाँ पर ऐसे हैं भारत में जहाँ पे मृत्यु हो ही जाती है इंसान की, तो वो 4 सांप है दोस्तों उसके पीछे के मेन कारण। एक है कॉमन क्रेट, दूसरा इंडियन कोबरा, तीसरा रसल वाइपर एंड चौथा आपका 100 स्केल्ड वाइपर। ये 4 सांप आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये स्नेक बाइट को लेकर बात हो गई। स्नेक बाइट कैपिटल इंडिया को यहाँ पर बोला जाता है। इंडिया में स्पेशली जो गांव वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। हर साल 50,000 से ज़्यादा मृत्यु हो रही हैं। ये डेटा हमारे सामने प्रेजेंट है। ठीक, चलिए आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इसके टॉपिक के ऊपर में। अब यहाँ पे बात हो रही है, देखिए जैसे मैंने बोला इससे डिसेबिलिटी वगैरह ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर इंसान को फेस करनी पड़ जाती है। तो भारत सरकार ने भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव चलाए हैं ऐसे केसेस को रोकने के लिए। इसके लिए हमारा ICMR 2013, हमने अवेयरनेस फैलाने की बात की है, लोगों में जागरूकता फैलाने की बात की है। नेशनल एक्शन प्लान चलाया 2015 के अंदर में। इतना ही नहीं, 2024 में भी यानी लास्ट ईयर की बात करेंगे तो नेशनल एक्शन प्लान हमारी केंद्र सरकार ने लॉन्च किया था ताकि इस स्नेक बाइट वाले केसेस पे पर्टिकुलरली फोकस किया जा सके। क्यों फोकस करने की बात कर रहे हैं? फोकस करने की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि WHO ने स्नेक बाइट एनवेनमिंग को नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज का टैग दिया है, जैसे मैंने आपको बताया। तो सर ये जो NTD नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है ये होती क्या है, आइए ज़रा इसके बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। ये वो बीमारियां या ये वो इन्फेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे जो ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्री में फैल रहे हैं, जैसे अफ्रीका, एशिया या अमेरिका वाले कुछ रीजन्स में फैल रहे हैं। ये बीमारियां ज़्यादातर वायरस, पैथोजन, प्रोटोजोआ इन सब चीज़ों की वजह से होते हैं। अब दोस्तों ये जो बीमारियां हैं ना इनको नज़रअंदाज कर दिया गया है, इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। इस वजह से यहाँ पे ये जो वर्ड है ना नेग्लेक्टेड, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब नज़रअंदाज कर दिया गया है तो प्रॉपर कोई फंडिंग वगैरह नहीं खर्च की जा रही है। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं, तो इसमें स्नेक बाइट एनवेनमिंग भी यहाँ पर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, ध्यान में रखिएगा। बाकी स्नेक बाइट के अलावा स्कैबीज, यास, ट्रैकोमा, लेशमेनियासिस, चेगास डिजीज़, ये सब यहाँ पर स्नेक बाइट ये सब यहाँ पर जो केसेस हैं वो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ के बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, तो ये आर्टिकल भी कवर हो गया। प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन बने, मेंस में कोई भी क्वेश्चन बने, आप रेडी हैं यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। बस खाली चीज़ों को ध्यान से सुनते हुए चलना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में टेस्ट होगा तो वो टेस्ट अटेम्प्ट करना है। नाउ आज की तीसरी इंपॉर्टेंट खबर दोस्तों, क्या बात हो रही है? द ट्रबल विद डिस्पोजिंग भोपाल्स यूनियन कार्बाइड वेस्ट। जैसे मैंने बोला कल संडे था, कल का पेपर आपने पढ़ा नहीं होगा, तो कल के पेपर में भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी कैसे हैं वो भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है, छूटेगा कुछ नहीं, बेफिक्र रहिए। वीडियो के लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करूंगा रिगार्डिंग एडिटोरियल, तो उसको भी सुन के जाना। ये जो आपको आर्टिकल दिख रहा है, इसको यहाँ पे 2 राइटर्स ने मिलकर लिखा है। देखो बहुत दिनों से चर्चाएं हो रही हैं भोपाल वेस्ट के बारे में। हुआ क्या था, आज से लगभग कुछ साल पहले, ये तारीख थी दिसंबर 2 और 3 की, और ये साल था 1984 का। 1924 के अंदर में भोपाल गैस ट्रेजेडी होती है। भोपाल बेसिकली मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है, आपको पता है यहाँ पे एक कंपनी लगी थी, एक फैक्ट्री थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड। और वो जो फैक्ट्री है उसका मेन काम क्या था? मेन काम था कीटनाशक बनाना, पेस्टिसाइड्स वगैरह बनाना। तो पेस्टिसाइड बनाने के लिए वो काफ़ी सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करते थे, और बहुत सबसे खतरनाक केमिकल उनके पास में प्रेजेंट था MIC, दैट इज़ मिथाइल आइसोसियानेट। और मिथाइल आइसोसियानेट जब पानी से मिल जाता है तो और भयंकर हो जाता है, एक इंसान की जान ले लेता है। तो क्या हुआ, भोपाल गैस ट्रेजेडी के समय पर भी उनकी लापरवाही की वजह से, फैक्ट्री वालों की लापरवाही की वजह से उस फैक्ट्री से MIC नाम की जो गैस है वो लीक कर जाती है और आसपास के एरिया में फैल जाती है। और प्रॉब्लम ये थी, इस फैक्ट्री को जहाँ पे लगाया गया था आसपास ह्यूमन सेटलमेंट एरिया था, लोग रहते थे। तो जब लोग रहते थे उन तक यहाँ पर एक गैस पहुँची, उन्होंने इनहेल किया, मैक्सिमम लोगों की यहाँ पर जान चली गई। कुछ अगर बचे हैं तो वो किसी ना किसी प्रकार की परेशानी से गुजर रहे हैं, किसी को कैंसर हो चुका है, किसी को अलग प्रकार की डिजीज़ हो चुकी है। तो सर ये बड़ा भयंकर केस था। हर साल हम याद करते हैं जब 2 दिसंबर या 3 दिसंबर की तारीख आती है, तो हर साल कभी नहीं भूला जा सकता इस भोपाल गैस ट्रेजेडी को। बड़ा डिजास्टर था। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम पता है क्या है, इतने साल हो गए, क्योंकि ये केस 1984 का है, आज हम 2025 में हैं। आज भी जो ये कंपनी है ये खंडर बन चुकी है, वहीं पे भोपाल में प्रेजेंट है ये कंपनी।
लेकिन दोस्तों इस फैक्ट्री में आज भी ऐसा भयंकर जो केमिकल वेस्ट है, जो कूड़ा है, वो प्रेजेंट है। उस कूड़े को सही जगह पे ठिकाने लगाने की बात हो रही है पिछले काफ़ी समय से। कोर्ट के अंदर केस भी चल रहा है। अगली सुनवाई 15 फरवरी को है, तो 15 फरवरी को देखेंगे क्या जजमेंट आएगा। तो सर वही बोला जा रहा है कि भाई आसपास के लोग उसको लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, भाई इसमें कूड़ा प्रेजेंट है। बारिश होती है, बारिश का पानी वहाँ जाता है, उस कूड़े में मिक्स होता है, और वो कूड़ा न्यूक्लियर वेस्ट है, खतरनाक है। एक इंसान के कांटेक्ट में आएगा तो उस इंसान को स्किन कैंसर तक हो सकता है। तो प्रॉब्लम तो यही है ना, पानी उस पे से गुजर कर आ रहा है, हमारे दूसरे प्योर वाटर के अंदर में जा रहा है, तो वाटर भी पल्यूट हो रहा है। और डर भी है लोगों के अंदर में कि भाई ये कूड़ा प्रेजेंट है, इसको ठिकाने लगाओ। तो ठिकाने लगाने की जब बात हुई, इसको डिस्पोज करने की बात हुई, तो अभी के समय पर 2 जनवरी 2025 यानी इसी साल, आज से लगभग 18 दिन पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तो 18 दिन पहले लगभग 358 टन, कितना 358 टन ये जहरीला कूड़ा जो है वो इस कंपनी से निकाल कर पहुंचा दिया गया है मध्य प्रदेश के अंदर। धार डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जिसका नाम है पीतमपुर। ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे ये कूड़ा रख दिया गया है। कहोगे कूड़ा इस फैक्ट्री से निकाल के वहाँ तक पहुँचा दिया गया। अब क्या होगा, बीच में खबर आ रही थी भाई इसमें से एक ड्रम गायब हो गया क्योंकि कंटेनर में पैक किया गया है। ऐसे बिल्कुल सेफ्टी के साथ में ही काम करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे इसको इस जगह पे क्यों ले गए, पीथमपुर में इसलिए लेकर गए ताकि इसको सही ठिकाने लगाया जा सके, इस कूड़े को डिस्पोज किया जा सके। डिस्पोज समझ रहे हैं, जला के ख़त्म कर दें, जिससे एनवायरनमेंट में भविष्य की आगे टेंशन ना रहे। भविष्य में क्या कुछ हो जाए कुछ पता थोड़ी है, और आप उस कूड़े को जमा करके बैठे हैं जिससे एक इंसान की मतलब कैंसर तक की दिक्कत हो सकती है उसके कांटेक्ट में आ जाए तो। समझ रहे ना इस बात को। तो ये मैंने आपको यहाँ पे पर्टिकुलर केस बताया। ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, ये हमने देखा 2 दिसंबर 1984, 5 लाख लोगों की जान गई। मिथाइल आइसोसियानेट गैस बेसिकली यहाँ पर उनके कांटेक्ट में आ गया। इंजरीज यहाँ पे अगेन 5 लाख से ज़्यादा लोगों को इंजरी हुई, जिसमें सीवर इंजरीज भी बहुत ज़्यादा थी। रीज़न क्या था, रीज़न यही था उस कंपनी ने अपनी कंपनी का मेंटेनेंस अच्छा नहीं कर रखा था, अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे रखी थी लोगों को, पैसे बचाने के चक्कर में वो कोई भी चीज़ें अपग्रेड नहीं करते थे, डिज़ाइन में दिक्कत थी, स्टोरेज की दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये MIC गैस इन्होंने रखी हुई थी। इन कारणों की वजह से ये भयंकर डिज़ास्टर, ये ट्रेजेडी हमारे सामने निकल कर आई। समझ रहे हैं। अब ट्रेजेडी के बाद तो खैर हम कूड़े की बात कर रहे हैं। कूड़े को यहाँ पर डिस्पोज करने को लेकर लोगों की मांग थी, तो कूड़ा उठा के पहुँचा दिया गया पीतमपुर। अब आगे की बात सुनिए। तो दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है उनका ये प्लानिंग है कि 377 टन जो ये हैजार्डस वेस्ट है, जो ये जहरीला कूड़ा है, इसको हम पीतमपुर का जो ट्रीटमेंट, स्टोरेज और डिस्पोजल फैसिलिटी है वहाँ पर इसको सही ठिकाने लगाएंगे। इस वेस्ट को अच्छी तरीके से पैकेज किया हुआ है, इसकी लेबलिंग हुई है ना, क्योंकि बीच में लोगों के थ्रू प्रोटेस्ट किया गया। जो लोकल लोग हैं आसपास के, वो लगातार मतलब प्रदर्शन करने लगे। वो कहने लगे हमारे एरिया में क्यों लेकर आए हो भाई इस कूड़े को, आपको ठिकाने लगाता ना था वहीं पे डिस्पोज कर देते, इतनी दूर लेकर आए हो। 6 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने क्या किया, मध्य प्रदेश को यानी मध्य प्रदेश की सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया है कि भाई इस कूड़े को ठिकाने लगा दो, अदरवाइज लोगों में पैनिक मचता रहेगा। तो सर अब तैयारी हो रही है इसको जलाने की, हाई डिग्री में एक साथ जला दिया जाएगा, काम खत्म। लेकिन ऐसा करना इतना आसान नहीं होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों आसान नहीं होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन ये भी है कि आखिरकार ये सारा कूड़ा उठा के पीतमपुर क्यों लेके गए, क्योंकि पीतमपुर में दोस्तों वो फैसिलिटी प्रेजेंट है। उसके अलावा बताया जाता है कि एक मोस्ट सूटेबल साइट है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे आराम से हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे टॉक्सिक वेस्ट को सही तरीके से ठिकाने लगा सकते हैं। अब इस टॉक्सिक वेस्ट में है क्या, मतलब क्यों लोग इतना डर रहे हैं। तो दोस्तों इस हैजार्डस वेस्ट में सबसे पहले है नैप्थोल, उसके अलावा यहाँ पे नैप्थल के अलावा कार्बाइल रेसिड्यू है, रिएक्टर रेसिड्यू है, तो कुछ यहाँ पे न्यूक्लियर वेस्ट भी प्रेजेंट है। इंसान के लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा घातक है, इसलिए लोगों में पैनिक मचा हुआ है। ठीक है, इससे वाटर क्वालिटी बर्बाद हो सकती है, एक इंसान को स्किन की बीमारी हो सकती है, स्किन कैंसर हो सकता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है अगला स्टेप क्या होगा। सर ये कूड़ा पहुँचा तो दिया है पीतमपुर में, करने क्या वाले हैं उसके साथ में। हमारे पास में 3-4 तरीके हैं जिसको अपना सकते हैं, लेकिन उन सब तरीकों में कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। जैसे अभी सरकार जो मध्य प्रदेश की है वो ये सोच रही है इसको जला दिया जाए, लेकिन जलाएं कैसे भाई। जलाने के लिए कितने अमाउंट में आप जलाएंगे, क्या इतने टन ऑफ वेस्ट एक साथ जला देंगे भाई। कितने टन की वेस्ट की हम बात कर रहे हैं, 350 टन से ज़्यादा का वेस्ट है, एक साथ कैसे जला देंगे। इतना धुआं होगा तो वो जहर तो ऐसी हवा में फैल जाएगा सारा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है
कि थोड़ा थोड़ा करके जलाएंगे। स्टार्टिंग में 90 किलो कूड़ा लेंगे, उसको 1200 डिग्री सेल्सियस पे जलाने वाले हैं, पता चलेगा कि भाई कितना प्रदूषण होगा। फिर आगे हम लोग इस अमाउंट को बढ़ा देंगे, 270 केजी फिर जलाएंगे, और 270 करके यहाँ पर अलग अलग बैचेस में इसको जलाएंगे। लेकिन जब इसको जला रहे होंगे, अगर इसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा होगा तो इस अमाउंट को कम कर दिया जाएगा, और अगर कम प्रदूषण हो रहा होगा तो बढ़ा दिया जाएगा। अगर एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, प्रदूषण ज़्यादा हो रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हवा में वो जहर फैलेगा, फिर ऑटोमेटिकली लोगों तक वो हवा पहुंचेगी तो उनको यहाँ पर वो बीमारियाँ फैलेंगी। तो इससे अच्छा यहाँ पर यह है थोड़ा थोड़ा करके जलाना, एमिशन भी ज़्यादा ना हो, भले ही समय ज़्यादा लग जाए। लगभग आने वाले समय पर आप इमेजिन करो 9-10 महीने लग जाएंगे इनको थोड़ा थोड़ा करके जलाने में, तब जाके इतने टन ऑफ कूड़े को यहाँ पर वो इकट्ठा कर पाएंगे, उसको डिस्पोज कर पाएंगे। अगली जो सुनवाई है यहाँ पर कोर्ट के अंदर में वो 18 फरवरी 2025 की है। देखते हैं भैया क्या डिस्कशन आता है या क्या डिसीजन लिया जाता है। तो अभी तक की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आर्टिकल प्रिपेयर हो गया, आर्टिकल के साथ इनफ इन्फॉर्मेशन नोट भी आपके तैयार हो गए। चलिए फिर आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर पर। अगली न्यूज़ पिछले 3 दिनों से चर्चाओं में है। वैसे मैं इसके बारे में तो काफ़ी दिन पहले, या मैं बताऊं तो दिसंबर के महीने में पढ़ा चुका हूं, क्योंकि दिसंबर के महीने में भी ये चर्चा में था। फिलहाल रिवीजन कर लेते हैं अपनी चौथी इंपॉर्टेंट खबर का। यहाँ पे बात हो रही है स्वामित्व स्कीम के बारे में। ना कोई पर्टिकुलर स्कीम है सरकार की, तो जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशंस स्कीम्स इसके अलावा यहाँ पर कुछ और सेक्शंस हैं, वहाँ से आप इसको लिंक कर पाएंगे। अब क्या बात हो रही है, स्वामित्व की दोस्तों अपने आप में फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। देखो होता क्या है ना, आज दिक्कत क्या है सुनिएगा, और ये आर्टिकल आपके सामने है। आर्टिकल ये बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड अभी अलग अलग 12 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं गांव वाले क्षेत्रों में। दिक्कत क्या है, आज भी गांव वाले क्षेत्रों में जो ज़मीनें प्रेजेंट है दोस्तों, उनका ऑफिशियल रिकॉर्डिंग या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यहाँ पर तैयार नहीं है लोगों के पास में। अगर उनकी ज़मीन है वो, तो उनके पास में प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, वो ओनरशिप का कोई प्रूफ नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर सरकार ने स्वामित्व स्कीम चलाई कि गांव गांव को पूरा तरह से सर्वे किया जाएगा, और इसमें हम ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऐसी वेरियस अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है कि स्वामित्व स्कीम कौन से मंत्रालय के थ्रू लॉन्च की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के थ्रू लॉन्च की है, जो हमारे विलेज वाले लेवल को संभालता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन पर्पज़ यही है कि भाई सब डिजिटाइजेशन किया जाए, और लोगों के पास में जो बेसिकली यहाँ पर ज़मीन है उसका डेटा निकाल कर भाई उनको ये प्रॉपर्टी कार्ड प्रोवाइड करवाया जाए कि भाई ये ज़मीन हाँ आपकी है, और सरकार आपको ये प्रूफ दे रही है। अब किसी को यहाँ पर आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास में ये प्रूफ प्रेजेंट है, और आपका जो डेटा है वो भी यहाँ पर चढ़ चुका है ऑनलाइन। तो डिजिटाइजेशन कर दिया गया है लैंड रिकॉर्ड्स का, प्रॉपर्टी को टाइटल मिल चुका है, लोगों को लीगल ओनरशिप दी गई है। इससे यहाँ पर ज़मीन को लेकर विवाद रहता है, गांव वाले क्षेत्रों में ज़्यादा रहता है, भाई इसकी प्रॉपर्टी है भी या नहीं है, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। तो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में अब क्या होगा, इन सब लैंड्स का डिजिटाइजेशन कर दिया जाएगा। तो एक डेटा तैयार होगा, प्रॉपर्टी कार्ड दे दिए जाएंगे लोगों को, तो लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है, आज लोगों के पास में ऐसी ऑफिशियल डेटा नहीं होता, अपनी बता नहीं पाते कि ये ज़मीन हमारी है, इतने प्रूफ नहीं होते, तो कई बार उनको लोन की ज़रूरत पड़ती है तो बैंक लोन नहीं दे पाता। समझ रहे? अब क्या होगा, प्रॉपर्टी कार्ड मिल जाएगा तो लोन वगैरह उठा सकते हैं। ये बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। प्लानिंग अच्छी हो पाएगी उस पर्टिकुलर एरिया की। अब स्वामित्व स्कीम में हम करेंगे क्या, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है। ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे ताकि एक पर्टिकुलर एरिया की मैपिंग किया जा सके। इसमें कुछ स्टेप्स का यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए स्टेशन सेटअप किया जाएगा, ग्राम सभा बैठेगी, उसके अलावा पूरा जब सर्वे हो जाएगा, डेटा निकल कर आएगा, मैप जनरेट होंगे, ठीक है, कोई विवाद होगा तो उसको सुलझाया जाएगा, फिर लास्ट में ये कार्ड बना के लोगों को दिए जाएंगे। इसमें यहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करने वाली है। स्टेट गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके फ़ायदे क्या होंगे बता ही चुका हूँ, ये आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं, ये पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्वामित्व स्कीम। इन चारों में से बताइए वो कौन सा मंत्रालय है जिसकी मेन जिम्मेदारी है स्वामित्व स्कीम को लागू करना। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ही था। अगले प्रश्न पर आते हैं, अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। आज की 5वीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है, तो ध्यान से सुनिएगा। कल एक एडिटोरियल भी ये पब्लिश हुआ था। आर्टिकल ये बोलता है वाई आर फर्टिलिटी लेवल्स डिक्लाइनिंग इन इंडिया।
ये जो फर्टिलिटी लेवल है या जो प्रजनन स्तर है ये कम क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है और इससे भारत को कितना नुकसान हो सकता है, किस लेवल पर हो सकता है, वो सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। दोस्तों ये जो फर्टिलिटी रेट है ना, इसको लेकर यूपीएससी एक क्वेश्चन भी पूछ चुका है, याद होगा। सबसे पहले तो हम बात ये करते हैं सर ये फर्टिलिटी रेट मतलब होता क्या है। फर्टिलिटी रेट मतलब एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दे रही है उसको बोलते हैं यहाँ पर फर्टिलिटी रेट। इसी के आधार पे हमारा जो पॉपुलेशन है वो भी डिसाइड किया जाता है। तो हुआ क्या एक्चुअली में, हम इस एडिटोरियल को डिस्कस कर ही क्यों रहे हैं, रीज़न यहाँ पर यह है, एक रिपोर्ट आई है वो भी ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज इंजरीज एंड रिस्क फैक्टर स्टडी 2021 की। तो 2021 की यहाँ पर ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, इसी रिपोर्ट में ये दिखाया गया कि भाई जो फर्टिलिटी रेट है, जो यहाँ पर ये प्रजनन दर है, ये बेसिकली यहाँ पर पिछले कुछ समय पर दुनिया भर में गिरता नजर आया है। अब दुनिया भर में फर्टिलिटी रेट मतलब कम होने का मतलब क्या होगा कि एक महिला अब कम बच्चों को जन्म दे रही है, जिससे पॉपुलेशन डिक्लाइन का इशारा मिल रहा है कि हाँ भाई आबादी कम हो रही है। अब इसमें वैसे तो दुनिया का डेटा इन्होंने प्रेजेंट किया है, हमें स्पेसिफिकली भारत की बात करनी है कि इंडिया में क्या हो रहा है और कारण क्या है इसके पीछे। देखिए इंडिया के अंदर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये तेजी से गिरा है, नो डाउट, क्योंकि 1950 में ये था 6.18, यानी 1950 के समय पर एक महिला 6 बच्चों को जन्म दे रही थी, जबकि 2021 में ये कम होकर हो गया 1.9 के आसपास। और ये बेसिकली यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट लेवल होता है 2.1 का, उससे भी डाउन जा रहा है। रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है दोस्तों, सुनिएगा, टोटल फर्टिलिटी रेट पूरे जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दे रही है वो होता है, लेकिन जो ये रिप्लेसमेंट लेवल होता है ये क्या होता है, ये बेसिकली वो लेवल है कि अगर आप इसको मेंटेन करके रखेंगे तो आपकी पॉपुलेशन जैसी है वो ऐसी बनी रहेगी। यानी अगर आपको अपनी पॉपुलेशन को स्थिर बना के रखना है, आप ये चाहते हैं कि जितनी आज आबादी है उतनी कल भी रहे, परसों भी रहे, आगे भविष्य में एज इट इज़ आबादी चलती रहे, तो आपको ये रिप्लेसमेंट लेवल को मेंटेन करके चलना पड़ता है 2.1 का। और कई सारी जगह पे आज ये रिप्लेसमेंट लेवल ड्रॉप हो चुका है, 2.1 से कम हो चुका है। मतलब कम होने का मतलब क्या है, जितनी आबादी है वो भी कंटिन्यूस नहीं चल पाएगी, स्थिर नहीं रहेगी, वो कम हो रही है धीरे धीरे। इवन प्रोजेक्शंस तो ये बोलते हैं कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये 2100 तक 1.04 चला जाएगा, और ज़्यादा कम हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि जब महिला केवल एक बच्चे को जन्म दे रही होगी, जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी दुनिया की आबादी पे, हमारी देश की आबादी पे। तो सवाल ये आता है आखिरकार रीज़न क्या है, कारण कौन कौन से हैं जिसकी वजह से फर्टिलिटी रेट गिर रहा है। तो सबसे पहला कारण यहाँ पे बताया गया है फीमेल लिटरेसी बढ़ना, वर्क पार्टिसिपेशन इंक्रीज होना। देखिए लोगों में आजकल लिटरेसी रेट इंप्रूव हुआ है, एजुकेशन इंप्रूव हुआ है, महिलाओं में भी पुरुष में भी। इससे यहाँ पे उन्होंने वर्क करना ज़्यादा पसंद किया है ना, काम करना ज़्यादा पसंद किया है, अपने आप को इंडिपेंडेंट, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि भाई मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊँ, एक बार अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ, मेरे पास में नौकरी है, मेरे पास में स्किल है, मैं खुद कमा के खा सकता हूँ। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में फिर दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं आगे एक बच्चे को जन्म देना नहीं सोचता इंसान। ये पहला रीज़न बताया गया है। दूसरा, चेंजिंग सोसाइटल एटीट्यूड्स। आप देख पाएंगे अब एक समय था बहुत जल्दी जल्दी शादियाँ हो जाया करती थी, लेकिन अब क्या है, शादियाँ डिले पे डिले हो गई हैं, या काफ़ी सारे लोग यहाँ पर लास्ट में ये चूज़ कर लेते हैं कि मुझे शादी करनी नहीं है, ठीक है, अपने करियर को प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाऊँ और अपना यहाँ पे कमा के थोड़ा पैसा रखूँ और अपने हिसाब से जीऊँगा, मुझे शादी वगैरह ही नहीं करनी। तो ये भी एक रीज़न है दोस्तों, ऐसी आइडियोलॉजी धीरे धीरे बढ़ रही है जिसकी वजह से फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो रहा है। तीसरा रीज़न है यहाँ पर इनफर्टिलिटी एंड एबॉर्शंस। कई बार इनफर्टिलिटी होना, इनफर्टिलिटी यहाँ पर बढ़ना, जिसकी वजह से यहाँ पर एक इंसान बच्चे को जन्म नहीं दे पाता। उसके अलावा यहाँ पर एबॉर्शन, ठीक है, एबॉर्शन की वजह से भी यहाँ पर कह सकते हैं अभी पिछले कुछ समय पर एबॉर्शन रेट भी इंप्रूव हुआ है, मतलब तेज़ी से यहाँ पर वो इंक्रीज हुआ है। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ है, फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है। तो ये रीज़न है, ये 3 रीज़न है, तीनों में से सबसे प्राइमरी और मेजर रीज़न यही है, लिटरेसी रेट बढ़ना और साथ ही साथ में वर्क पार्टिसिपेशन इंक्रीज होना। ये प्राइमरी कारण है, सबसे पहला रीज़न यही है, या सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसकी वजह से ही बढ़ रहा है। फिर बात आती है यहाँ पर माइग्रेशन की। एक और कारण यह है कि भाई एक इंसान आजकल क्या कर रहा है ना, ज़्यादातर जो यंग इंडिविजुअल्स हैं वो ये चाहते हैं, बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए और वहीं पे फिर रोज़गार मिल जाता है, वहीं पे सेटल हो जाते हैं, है ना, तो इतना कुछ यहाँ पर सोचते ही नहीं। फिर ऐसी बात आती है अर्बनाइजेशन की एंड मॉडर्न एस्पिरेशंस की। शहर के अंदर में आप देखोगे तो लोग हैं वो ज़्यादातर कम बच्चे ही रखना चाह रहे हैं,
वो प्रेफर ही करते हैं कि भाई कम से कम बच्चे हों, क्योंकि खर्चा इतना हो चुका है, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो चुका है। तो वो सोचता है इंसान यहाँ पर अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो कैसे मैनेजमेंट होगा, कैसे पढ़ाई लिखाई होगी, कैसे खर्चा होगा। ऐसी यहाँ पर चीज़ें बहुत सारी सोची जा रही हैं जो पहले के समय पर इंसान नहीं सोचता था। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं प्लानिंग। ये जो प्लानिंग है ना, अलग अलग सिचुएशंस को देखते हुए, ये भी कहीं ना कहीं क्या हो रही है, रीज़न बन रही है जिसकी वजह से हमारा जो फर्टिलिटी रेट है वो यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक, अब आते हैं आगे। अब दोस्तों यहाँ पे सुनिएगा, इसके इम्प्लीकेशंस क्या पड़ेंगे। ये एक बड़ी चीज़ है कि सर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा घातक पड़ सकता है। क्या पड़ सकता है, सुनिए। सबसे पहला, आज भारत में इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो चुका है। सबसे पहले हमारे सदर्न स्टेट्स के अंदर में इम्पैक्ट पड़ रहा है, केरला में। क्योंकि जो हमारा न्यूज़ आर्टिकल है ये आप देखेंगे, ये भी केरला को ही स्पेशल तरीके से फोकस करता है कि भाई केरला में ज़्यादा बुरे हाल हैं, जबकि अच्छी पॉलिसीज़ को यहाँ पर अपनाए गए हैं उसके बावजूद भी। इवन यहाँ पे जो कह सकते हैं रिप्लेसमेंट लेवल होता है ना, कि भाई इतनी पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए इतना स्तर बना रखना चाहिए था, उससे भी कम हो चुकी है पॉपुलेशन। और अगर ऐसा होगा तो दिक्कत पूरे दुनिया के साथ में यही आने वाली है जो केरला फेस कर रहा है। दिक्कत क्या फेस कर रहा है, पहली दिक्कत एजिंग पॉपुलेशन। भाई यहाँ पर अब बच्चे जन्म ले नहीं रहे, जो पॉपुलेशन थी वो बूढ़ी हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, तो पहली दिक्कत ये हो गई। दूसरी, अब बूढ़ी जो पॉपुलेशन है वो काम थोड़ी करेगी यार। एक समय बाद शरीर की जो कैपेबिलिटीज़ है वो कम हो जाती हैं। अब वो शरीर काम नहीं कर सकता, वर्क नहीं कर सकता। आप नौजवान हैं, जितना ज़्यादा अपनी बॉडी पे रिस्क ले लेते हैं उतना ज़्यादा यहाँ पर रिस्क आप कभी आगे नहीं, भविष्य में नहीं ले सकते। अभी रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं अपने शरीर के ऊपर में, रात में जाग सकते हैं, है ना, मतलब कम सो सकते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन फिर क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पर बूढ़े होंगे तब प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो एजिंग पॉपुलेशन की वजह से वर्कफोर्स कम हो रहा है। और ऑब्वियस ही बात है, जब एक इंसान बुजुर्ग हो रहा होता है तो बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं, पैरों में दर्द, हाथ में दर्द, ऐसी दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की डिमांड बढ़ जाती हैं। इवन यहाँ पर सरकार पे और प्रेशर पड़ने लगता है, बर्डन बढ़ जाता है कि भाई यहाँ पे अब इन बुजुर्ग लोगों के लिए कुछ करना है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी है। तो वही सिनेरियो केरला में आ रहा है। ठीक है, अगर पॉपुलेशन घटती रहेगी तो यही सिचुएशन आएगी। इससे जो केरला का लेबर मार्केट है वो डगमगा रहा है धीरे धीरे करके। जो बहुत सारे लोग हैं बाहर से उनको बुलाना पड़ रहा है काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन खुद की नहीं बची है काम करने के लिए। समझ रहे हैं। फिर बात आती है ग्लोबल कंटेक्स्ट की। इसमें पहला है साउथ कोरिया। दुनिया में केरला ही नहीं दोस्तों, केरला तो भारत का एक छोटा सा हिस्सा हो गया, लेकिन दुनिया में बड़े बड़े देश ऐसे हैं जो ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो रिसेंटली मैंने पढ़ाया भी था। साउथ कोरिया तो बहुत सारी पॉलिसीज़ अपना रहा है, लोगों को सपोर्ट कर रहा है। इवन रशिया की बात करें, चाइना की बात करें, लोगों को पैसा दे रहे हैं, कपल्स को पैसा दे रहे हैं कि भाई आपके पास में ज़्यादा बच्चे होने चाहिए, सरकार उसको सपोर्ट करेगी, सरकार उसका खर्चा उठाएगी। इतना कहने के बावजूद भी यहाँ पर वो लोग कह सकते हैं शादी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन डाउन हो रही है। तो साउथ कोरिया में वही देखने को मिला। इवन साउथ कोरिया में तो जो फर्टिलिटी रेट है वो 2022 में 0.78 था, और ये कम हो गया, आप देखो, सॉरी 2023 में ये और कम हो गया, 0.73 हो गया। लेकिन पता है इंडिया और साउथ कोरिया में फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि साउथ कोरिया एक बड़ी चीज़ देख चुका है। क्योंकि अभी खबरें यह हैं कि साउथ कोरिया ऐसा पहला देश हो सकता है दुनिया का जो जिसकी आबादी पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है। भाई पॉपुलेशन हो ही इतनी तेज़ी से डिक्लाइन रही है, तो हम सोच रहे हैं कि इंडिया में भी ये ऐसा हो सकता है। लेकिन इंडिया में थोड़ा टाइम लगेगा, आबादी बहुत ज़्यादा है। लेकिन दोनों में फ़र्क पता है क्या है? साउथ कोरिया आज मतलब बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट कर चुका है, एक डेवलप्ड कंट्री है। सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है, समझ रहे, एक अच्छा स्टेज वो देख चुके हैं। लेकिन इंडिया अभी तक डेवलपिंग कंट्री है। हमारा जो सपना है डेवलप्ड कंट्री का वो हमें पूरा करना है। कहीं ऐसा ना हो डेवलप्ड कंट्री बनने से पहले पहले कंट्री कोलैप्स करनी शुरू हो इस पॉपुलेशन डिक्लाइन की वजह से। समझ रहे हैं, ये एक बड़ी दिक्कत है। तो इंडिया के लिए फ्यूचर इंप्लीकेशन यही पड़ेंगे, इकोनॉमी को झटका लगेगा क्योंकि काम करने वाले लोगों की संख्या कम होगी, और यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को लेने की जो संख्या है वो यानी बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, जो बेसिकली बर्डन का काम करेंगे फिर उस गवर्नमेंट के ऊपर में। समझ रहे हैं। तो इसके वे फॉरवर्ड क्या है? आपको कुछ सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे काम करना होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ पे काम करना होगा। नो डाउट ये सही स्टेप होने वाला है। भाई नौकरियां क्रिएट करनी होगी ताकि लोगों को रोज़गार मिले, लोगों को रोज़गार मिलेगा और अच्छी तरीके से अपने आप को स्टेबलाइज कर पाएंगे, तो अलग से सोच भी पाएंगे फैमिली प्लानिंग के बारे में। अभी उनको लगता है भाई हमारा खर्चा नहीं उठ पा रहा है, तो आगे यहाँ पर शादी बच्चे का खर्चा कैसे उठा पाएंगे।
तो चीज़ों को इम्प्रूव करना होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ पे काम करना होगा, लोगों को स्किल डेवलपमेंट के ऊपर में फोकस करवाना होगा, और आप अलग अलग इंसेंटिव्स, टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करवा सकते हैं। आज टैक्स बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाता है इंडिया में, अगर आप देखेंगे तो जो टैक्स बेनिफिट्स है वो देने होंगे, चाइल्ड केयर सपोर्ट देना होगा, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करवानी होगी, तभी यहाँ पर फर्टिलिटी रेट बढ़ पाएगा या आगे हम इसको एनहेंस कर पाएंगे। समझ गए? चलिए अगली खबर पर आते हैं। तो आज की एक और इम्पॉर्टेंट खबर, और आज की छठी खबर आपके सामने ये प्रेजेंट है। कोणार्क सन टेम्पल न्यूज़ में है, ये आप देख पाएंगे द हिंदू के अंदर में एक फ़ोटो पब्लिश हुआ है जहाँ पे सिंगापुर के ये प्रेसिडेंट है। ये आपको पता है ना, मैंने आपको सिंगापुर और इंडिया के रिलेशन भी पढ़ाए थे परसों। तो सिंगापुर के प्रेसिडेंट भारत की विजिट पर आए। तो ये जो सन टेम्पल है कोणार्क के अंदर उड़ीसा में, है ना, तो वहाँ पे घूमने के लिए गए। तो जब ये घूमने के लिए गए तो इस वजह से ये फ़ोटो क्लिक हुआ और ये जो मंदिर है वो चर्चाओं में आ गया। तो एग्ज़ाम में बनने के चांसेस ही बहुत ज़्यादा हैं कोणार्क सन टेम्पल को लेकर। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जिसको लेकर यूपीएससी डायरेक्टली प्रश्न पूछ चुका है, बताइए कहाँ पे लोकेटेड है। तो कोणार्क सन टेम्पल तो आपका उड़ीसा में लोकेटेड है। नाम से पता चल रहा है सन टेम्पल, तो ये जो मंदिर है ना, ये सूर्य देव को डेडिकेट किया गया है। ठीक है, तो इसको कई बार सूर्य देवालय के नाम से भी जानते हैं। अब इसका ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस क्या है, इस मंदिर को कब बनाया गया था? ये मंदिर इस तरीके से दिखाई पड़ता है। मंदिर के नीचे यहाँ पर आप देख पाएंगे ऐसे पहिए बनाए गए हैं। तो मंदिर जो है ना एक रथ की तरह लगता है कि भाई यहाँ पर पहिए बने हुए हैं, घोड़े बनाए गए हैं, तो एक घोड़ा एक रथ को खींच रहा है। इस तरीके से यहाँ पर यह मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर को 1250 से बनवाया था नरसिम्हा वन जी ने। नरसिम्हा वन जो थे ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के यहाँ पर आपको राजा देखने को मिलेंगे जो समय पर शासन कर रहे थे। उसके अलावा इस मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला हुआ है। 1984 में यह टैग दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात ध्यान में रखनी है। और उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, आज अगर आप भारत के मंदिर को देखोगे तो उन टेम्पल्स के अंदर में जो पुराने टेम्पल हैं उनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का आर्किटेक्चर फॉलो किया है। जैसे आप नागरा आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं, है ना, नागरा स्टाइल जो है इससे अलग टेम्पल बनते हैं। ऐसे यहाँ पे कलिंगा आर्किटेक्चर है। कलिंगा आर्किटेक्चर में मंदिर कुछ इस प्रकार से बना करते थे। कलिंगा आर्किटेक्चर में क्या होता था, मंदिर में सबसे पहले यहाँ पर एक बड़ा जो मेन गर्भगृह है वो तैयार होता था, जहाँ पे मेन जो देवी देवता हैं उनका जो मूर्ति है वो रहती है। ऊपर आप देख पाएंगे ये है रेखा देवला, है ना। उसके अलावा यहाँ पे छोटे छोटे कम्युनिटी हॉल होते हैं इसमें। बाकी यहाँ पर इसको बोलते हैं काकरा देवला। इस तरीके से यहाँ पर जो मंदिर हैं दोस्तों ये बनाए जाते थे कलिंगा आर्किटेक्चर में। कलिंगा आर्किटेक्चर को हम कई बार ओडिशा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का नाम भी दे देते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमारा ये जो कोणार्क सन टेम्पल है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये मंदिर भी दिखाई पड़ता है। इस मंदिर पर नीचे की साइड में पहिए बनाए गए हैं, ऐसा लगता है जैसे ये पूरा रथ है, घोड़े यहाँ पर इस रथ को खींच रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये नज़र आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस टेम्पल के मेरे बारे में सारी चीज़ें बता ही दी हैं, है ना। इसमें 24 पहिए बने हुए हैं इस टेम्पल के किनारे आगे। इस तरीके से इसका एक झलक देखोगे तो ऐसे यहाँ पर पहिए बने हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, 6 स्टोन हॉर्सेस बनाए गए हैं, है ना, घोड़े बनाए गए हैं जो ऐसा लगता है पूरे रथ को, पूरे मंदिर को खींच रहे हैं, है ना। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कार्विंग्स बहुत हुई हैं। इस मंदिर को देखोगे तो ये कार्विंग्स यानी नक्काशियाँ, बारीक बारीक नक्काशियाँ इसमें हुई हुई हैं। नक्काशियों में कुछ जानवर वगैरह बनाए गए हैं, वॉरियर्स बनाए गए हैं। वॉरियर्स यहाँ पर योद्धा घोड़े पे बैठे हुए हैं। इन सब चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके अलावा ये जो मंदिर है एक चट्टान, एक रॉक से बनाया गया है। जिस रॉक का यहाँ पे यूज़ हुआ है उसका नाम है खोंडालाइट रॉक। जो खोंडालाइट रॉक है इसको हम कई बार ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं, क्योंकि डार्क कलर का रॉक है तो यहाँ पर ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी इसको जाना जाता है। कल्चरल इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो ये जो मंदिर है ये हमेशा से ही हिंदूज़ कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा चर्चित मंदिर है ना। लोग यहाँ पर पूजा करने जाते हैं। एक बहुत बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है हर साल फरवरी में जिसका नाम है चंद्रभागा फेस्टिवल। अभी सेलिब्रेट होगा, तब लोग सब इकट्ठे होंगे एक साथ इस मंदिर में। ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से लोग घूमने जाते हैं तो इस एरिया की इकॉनमी में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है हमारा ये कोणार्क सन टेम्पल। ठीक है, चलिए अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर हमारी जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट। इंडिया के ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बारे में डिस्कशन हो रहा है हमारा। देखो मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़ क्या है, हुआ एक्चुअली में ये, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 जनवरी 2025 को दिल्ली में भारत मंडपम के अंदर में एक बड़ा एक्सपो, एक बड़ा कह सकते हैं कि जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज़ किया। उस इवेंट का उद्घाटन किया। उस इवेंट का नाम है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025। ये कुछ फोटोज़ वगैरह यहाँ पर उसकी देखने को मिलेंगी कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसको लेकर प्लान भी किया है।
कि इंडिया मोबिलिटी सेक्टर में ज़्यादा ग्रो कर सके। जब मैं बात करता हूँ मोबिलिटी सेक्टर या ये जो पर्टिकुलर एक्सपो है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, ये मोबिलिटी वर्ड का मतलब क्या है? यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों व्हीकल्स के बारे में, जो ये गाड़ी मोटर सेक्टर है स्पेशली उसको यहाँ पर ये दर्शाता है। तो आज यहाँ पर ये जो गाड़ियाँ हैं, जो व्हीकल्स हैं, किस तरीके से इंडिया की ग्रोथ में बड़ी हेल्प कर रही हैं और कैसे यहाँ पर ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जो मोबिलिटी सेक्टर है, ये किस तरीके से छलांग मारा है, ग्रो किया है पिछले कुछ समय पर, वो यहाँ पे दर्शाया है इस पूरे आर्टिकल के अंदर में। ये आर्टिकल पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये आर्टिकल पूरा दिख रहा है सोर्स, इस आर्टिकल के हर एक इंपॉर्टेंट डेटा, हर एक इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर आपको ये दिखाई पड़ेंगे। एक एक लाइन यहाँ पे क्लियरली आपको नोट के फॉर्म में बताई गई है। आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो मैं पढ़ चुका हूँ, इसमें से डेटा निकाल के आपको तैयार करके दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये न्यूज़ समझ में आ गया कि खबर क्या है। क्वेश्चन बन जाएगा कि बताइए हाल ही में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का जो इवेंट है, इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ पे किया? दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ। कहाँ पे? भारत मंडपम के अंदर में। ठीक है, और इस पूरे इवेंट के दौरान अगर आप देखेंगे तो 100 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार की जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स हैं उनको लॉन्च किया है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को शो किया गया है। 5 लाख से ज़्यादा विजिटर्स प्रेजेंट है जो घूमने गए हैं, और 5100 से ज़्यादा इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि ये बेसिकली यहाँ पर इस पूरे इवेंट में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उद्घाटन की शुरुआत हो चुकी है, आने वाले कुछ दिनों तक यहाँ पर ये चलने वाला इवेंट, तो इसलिए भी ध्यान में रखिएगा। अब इस इवेंट के दौरान प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें बोली हैं और उनका विजन जो है ना ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर, इस मतलब गाड़ी व्हीकल्स की हम बात कर रहे हैं, कार बाइक, इन सेक्टर्स को लेकर एक बड़ा विजन सेट करते हैं। पीएम मोदी का जोर यह है कि इस पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल आता है भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में। इंडिया की इकॉनमी ग्रो हो रही है, उसमें एक बड़ा योगदान इस सेक्टर का भी है, क्योंकि आज इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल मार्केट है, जहां पर लोगों के पास में गाड़ियां हैं, और ये जो मार्केट है बेसिकली इस लेवल पर है। आज हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हैं, हम चाहते हैं 3रे नंबर पर आना, तो इसके लिए हमें वर्क बहुत ज़्यादा करना होगा, और जो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर है ये बड़ा रोल प्ले कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो अकेला सेक्टर दोस्तों 2024 में 12% से ग्रो हुआ है। 2024 की केवल बात करें, लास्ट ईयर की बात करें, तो 2.5 करोड़ के आसपास गाड़ियां बिकी हैं हमारे देश में। अब 2.5 करोड़, काफ़ी सारे देश ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन भी नहीं है, समझ रहे हैं? इतनी गाड़ियां बिक गई हैं इंडिया के अंदर में, और इसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है कि गवर्नमेंट ने 11 लाख करोड़ रुपए खर्चे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। गाड़ियां वगैरह क्यों बिकी हैं? क्योंकि आपके देश में हाईवेज वगैरह इंप्रूव हो रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, नई सड़कें बन रही हैं अंडर दी पीएम गति शक्ति स्कीम, जिस वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, इसका पूरा का पूरा असर ऑटोमोबाइल सेक्टर पे भी पड़ा है, क्योंकि ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। नाउ इसी पर्टिकुलर केस में जब ये सब बातें पीएम मोदी के थ्रू बोली गई, तो उन्होंने 7C के ऊपर फोकस किया। सी मतलब ऐसे 7 बार सी लिख दो, 7 C's के ऊपर में स्पेशल फोकस किया है इन्होंने। क्या फोकस किया है? एक सी का मतलब है कॉमन, दूसरा है कनेक्टेड, तीसरा है कन्वीनियंट, चौथा है कंजेशन फ्री, 5वां है चार्ज, छठा है क्लीन एंड 7वां है कटिंग एज। इन सबको मिला दोगे तो बेसिकली बात हो रही है हम अपने ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में क्लीन एनर्जी जैसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि भाई जो गाड़ी मोटर है इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। ठीक है, क्योंकि आज जो गाड़ी मोटर चल रही हैं वो डीजल पेट्रोल से चल रही हैं। डीजल पेट्रोल जलता है तो उससे प्रदूषण यानी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको टैकल करने के लिए हमारे पास में सबसे बेहतरीन ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी से गाड़ी चलाना। ठीक है, जिसमें यहाँ पर क्लीन एनर्जी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, इन सब की बातें यहाँ पर पीएम मोदी ने मेंशन की है। ठीक है, तो ग्रीन ऑटोमोबाइल सेक्टर को ग्रो करने के लिए क्या करना होगा? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को यहाँ पे आज हम बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो सेल है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर आप देखोगे पिछले 10 सालों में जो ये बैटरी वाली गाड़ियाँ हैं, इनकी जो बिक्री हुई है ना, ये 650% से बढ़ोतरी यहाँ पर नजर आई है। 650% अपने आप में बड़ा नंबर होता है। इवन केवल और केवल 2024 की अगर मैं बात करूँ तो केवल 2024 में लगभग 17 लाख के आसपास ये बैटरी वाली गाड़ियाँ यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकी हैं। ठीक है, जबकि एक समय ऐसा था कि एक साल में केवल 2600 गाड़ियाँ बिकी थी, और आप देखो एक साल में 16-17 लाख गाड़ियाँ बिक रही हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो चस्का है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका योगदान बढ़ रहा है। 2030 तक अगर हम देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल 8 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा भी अनुमान है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2030 तक ऐसा भी डेटा आएगा कि भाई करोड़ों के आसपास, 1-1 करोड़ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो बिक रही हैं। तो कुछ ऐसा भी सिनेरियो हमारे पास में आ सकता है, समझ रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा इसको। बाकी ये सब बोलते बोलते पीएम मोदी ने, आप कह सकते हैं, ट्रिब्यूट दिया है कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को,
अगर आप देखोगे ऑटोमोबाइल सेक्टर में रतन टाटा जी हो गए, ओसामू सुजुकी हो गए, इनका योगदान इंडिया के इस पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत बड़ा है। समझ रहे हैं, मिडिल क्लास की जो यहाँ पर कह सकते हैं एस्पिरेशंस है, उनकी जो यहाँ पर डिमांड्स है वो पूरी की हैं इन कंपनीज़ ने। तो बेसिकली यहाँ पे चाहे वो रतन टाटा हो, चाहे वो यहाँ पर ओसामू सुजुकी हो, तो इनको यहाँ पर ट्रिब्यूट दिया है, श्रद्धांजलि दी है इस पर्टिकुलर मामले को बताते बताते, ये चर्चाओं में है। अब जो ये पूरा एक्सपो होने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया भारत मंडपम में ये एक्सपो चल रहा है, आज भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रो हुआ है, वो पीएम मोदी ने बताया। उसके पीछे के 3 रीज़न है। एक तो इंडिया में डिमांड ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। दूसरा, यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर आई गई है इस पूरे सेक्टर को ग्रो करने के लिए। तीसरा यहाँ पर क्या है, अगर आप देखोगे तो हम नए नए इनोवेशंस को लेकर आ रहे हैं, एक से एक नई चीज़ आ रही है, इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो बेसिकली ये कुछ ड्राइविंग फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और आगे और भी बेहतर तरीके से ग्रो कर सकती है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट अपनी इंपॉर्टेंट खबर पर। आज की ये 8वीं न्यूज़ है, गल्फ ऑफ एडन के बारे में डिस्कशन हो रहा है। आपके बगल में ये न्यूज़ आर्टिकल नज़र आएगा। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इनका कहना यह है कि गल्फ ऑफ एडन और जो रेड सी है, यहाँ पे खतरा धीरे धीरे बढ़ सकता है आने वाले समय पर। जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, खतरा और बढ़ेगा, ये बात इन्होंने बताई है। अब इसमें ना करना क्या है, इस आर्टिकल को मत पढ़ना, आर्टिकल इतना काम का नहीं है आर्टिकल में, लेकिन जो ये लोकेशन है गल्फ ऑफ एडन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनते चलिएगा, मैं आपको हर एक चीज़ बहुत क्लियरली समझाऊंगा। सबसे पहले न्यूज़ क्या है, देखो ये आर्टिकल की न्यूज़ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है कि गल्फ ऑफ एडन हो गया, रेड सी हो गया, इसके आसपास के और भी वाटर्स हो गए, क्योंकि आसपास यहाँ पर वाटर बॉडी हैं, छोटे छोटे समुद्र हैं, यहाँ सभी जगह पे खतरा बढ़ सकता है। लेकिन उस खतरे से इंडिया को टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि भारत की नेवी बहुत मजबूत है। इंडिया की नेवी यहाँ पर अपना प्रेजेंस यहाँ पे बढ़ा चुकी है, ये बात डिफेंस मिनिस्टर की साइड से बोली गई। तो इस वजह से एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से सबसे पहली चीज़ ये आती है कि सर ये गल्फ ऑफ एडन एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है, ये लोकेशन है क्या। गल्फ को लेकर बहुत क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो गल्फ ऑफ एडन जो है ये आपके अफ्रीका और साथ ही साथ में जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है, यानी अरेबियन पेनिनसुला, इनके बीच में आता है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर ये फ़ोटो प्रेजेंट है जो आपको बढ़िया क्लैरिटी प्रोवाइड करवाएगा, या अगर हम मैप में देखना चाहें तो यहाँ से आप इसको मैप में देख सकते हैं। ये हुआ हमारा इंडिया, हमें कहाँ पे चलना है, गल्फ ऑफ एडन। ये देखिएगा, ये है वो रास्ता। अब यार पता है ना, यहाँ पे कोई एरो वगैरह नहीं है कि जिसके थ्रू मैं आपको ये चीज़ें दिखा सकूँ, ठीक है। या चलो ये एरो इस पर नज़र मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एरो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, है ना। तो बेसिकली ये रास्ता जो आपको दिख रहा है कराची से होता हुआ, ये आपको दिख रहा है, ये जो रास्ता यहाँ पर है, ये है गल्फ ऑफ ओमान। इसी के नीचे आप देखोगे गल्फ ऑफ ओमान के नीचे ये है यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन। ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है। अब करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपका गल्फ ऑफ एडन आपको नज़र आ रहा है नीचे, इस गल्फ ऑफ एडन के ऊपर में येमेन है, और इसके नीचे अगर आप देखोगे तो ये जो कंट्री है ये है आपकी सोमालिया, ठीक है। क्लियर हो गया। यही गल्फ ऑफ एडन के थ्रू जब आप आगे निकलते हैं तो गल्फ ऑफ एडन से गुजरते हुए सीधा यहाँ पर आता है आपका रेड सी। ये हो गया रेड सी। रेड सी से होते हुए यहाँ पर यह आता है आपका स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल से आप एंटर कर जाते हैं सीधा मेडिटेरेनियन सी के अंदर में। तो ये है यहाँ पर लोकेशन, ठीक है। तो इंडिया के पास में ही है ये गल्फ ऑफ एडन। ये वर्ड गल्फ ऑफ एडन आया कहाँ से, क्योंकि येमेन का एक पर्टिकुलर शहर है नीचे, ये आपको दिख रहा होगा एडन, यही इसी वर्ड को यूज़ करके यह बना दिया गया गल्फ ऑफ एडन। और ध्यान रखिए गल्फ ऑफ एडन एक और गल्फ के साथ में कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर एक और छोटा सा देश है जिबूटी, जो आपको ये दिख रहा है ना। और इसके अंदर में यहाँ पर एक और छोटी सी ये जो गल्फ है ये आपको दिख रही होगी, ठीक है। आई मैं इसके बारे में भी आपको पढ़ाऊंगा। तो ये लोकेशन आपको बेसिकली जो वर्ल्ड मैप है इस पर तो दिख गई। अब मैं आपको अलग से ये जो पर्टिकुलर जोन है इस वाले एरिया को मैं जूम करके शो कर रहा हूँ, तो ज़रा इसको एक बार चेक कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हिस्सा मैंने यहाँ पे दोस्तों जूम कर दिया है। अभी हमने देखा गल्फ ऑफ एडन ये है। गल्फ ऑफ एडन जो है ये किससे जुड़ता है, रेड सी से। यही रेड सी आगे स्वेज कैनाल के थ्रू मेडिटेरेनियन सी में चली जाती है। अब गल्फ ऑफ एडन और रेड सी इनके बीच में एक पतला सा स्ट्रेट आता है। स्ट्रेट मतलब एक पतला सा रास्ता जो दो बड़े समुद्र के हिस्से को जोड़ रहा हो। तो गल्फ ऑफ एडन के पीछे अरेबियन सी है, तो इधर ये जो गल्फ ऑफ एडन है ये रेड सी से कैसे मिलता है, बीच में एक स्ट्रेट है जिसको बोलते हैं बाब एल मंडेब स्ट्रेट। कौन सा है, बाब एल मंडेब स्ट्रेट, ठीक है। ये भी याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो क्लियर हो गया।
तो जब बात करते हैं गल्फ ऑफ एडन की, तो सर ये कहाँ पे प्रेजेंट है? इसके नीचे हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर 4 कंट्रीज आती हैं, एक है सोमालिया, दूसरी है इथियोपिया, तीसरी है एरिट्रिया और चौथी है जिबूटी। तो ये चारों कंट्रीज नीचे हैं गल्फ ऑफ एडन के। ऊपर इसके यहाँ पर ये येमन प्रेजेंट है। ठीक, तो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं क्लियर हो गया। वाटरवेज की अगर हम बात करेंगे तो मैंने बताया एक पतले बाबेल मंडेब स्ट्रेट के थ्रू गुजरता है यहाँ पर ये रास्ता, जो सीधा रेड सी के साथ में जुड़ जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहीं पर एक और छोटा सा गल्फ है जिस गल्फ को हम ज़्यादातर नज़रअंदाज कर जाते हैं, उसका नाम है गल्फ ऑफ तटजोरा। ये कहाँ पर है? ये वाला जो गल्फ है बेसिकली ये है गल्फ ऑफ तटजोरा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अलग से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फिर एक बात और याद रखनी है, ये जो गल्फ ऑफ एडन है इसके नीचे सोमालिया है। सोमालिया अपने आसपास के समुद्र को सोमालिया सी बोल देता है, सोमाली सी। ठीक है, अब सोमाली सी बेसिकली यहाँ पर ये देखोगे तो गल्फ ऑफ एडन और सोमालिया सी का कनेक्शन बनता है एक पर्टिकुलर चैनल से। एक छोटा सा चैनल है जिसका नाम है ग्वारदाफुई चैनल। ठीक है, अब ग्वारदाफुई चैनल के बगल में एक आइलैंड है छोटा सा, इसका नाम है सोकोट्रा। सोकोट्रा आइलैंड येमेन का है, ध्यान में रखिएगा, येमेन ये देश है इधर, तो येमेन का आइलैंड है। तो मान लो क्वेश्चन बन जाए कि गल्फ ऑफ एडन के नीचे यहाँ पर सोकोट्रा है, ऊपर येमेन है, यानी मतलब नीचे भी येमेन है ऊपर भी येमेन है, इसके बीच में गल्फ ऑफ एडन आता है। क्या ये सही बात है? हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सोकोट्रा है इसके नीचे, ध्यान में रखिएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। चलिए अब आगे आते हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह भी है, क्योंकि आप देख पाते हैं क्योंकि ये समुद्र का हिस्सा है, तो यहाँ का जो पानी है वो सेलाइन वाटर होगा, खारा पानी होगा, नमक प्रेजेंट है इसके अंदर में। तो बोला यह जाता है कि जो हमारा रेड सी है और उसके अलावा यहाँ पर जो ये गल्फ ऑफ एडन है, इनके बीच में ऑब्वियस सी बात है ये समुद्र है, तो खारा पानी यहाँ पर होता है। लेकिन गल्फ ऑफ एडन में जो सैलिन कंटेंट है, इसका अंदर में खारापन जो है वो कम है, ध्यान में रखिएगा, जबकि रेड सी में खारापन ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो गल्फ ऑफ एडन के अंदर में सैलिन कंटेंट कम है, रेड सी के अंदर में खारापन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खारा पानी यहाँ का देखने को मिलता है। गल्फ ऑफ एडन के आसपास आपको कुछ इंपॉर्टेंट शहर देखने को मिल जाते हैं। सर उस इंपॉर्टेंट शहर में कौन कौन से शहर हैं? एडन है, मुकल्ला है, अनवर, ये सब कुछ आसपास के शहर आपको देखने को मिल जाते हैं। गल्फ ऑफ एडन की एक और इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये गल्फ पूरे एक बड़े रेंज से गुजरता है, तो माना जाता है कि स्विस कैनाल से जुड़ता है, तो जहाज़ों के लिए एक इम्पॉर्टेंट रास्ता है, हमारे रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है। उसके अलावा 11% जो यहाँ पे पेट्रोल का ट्रेड है वो इसी गल्फ ऑफ एडन के थ्रू पास होता है। तो गल्फ ऑफ एडन इस हर एक पर्सपेक्टिव से रेलिवेंट है। तो ये तो बात हो गई हमारे लोकेशन के बारे में। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। आज की यहाँ पर 9th न्यूज़ है और बहुत ज़्यादा काम की है। हम बात करने वाले हैं लोकपाल की। तो दोस्तों यहाँ पर एक होता है लोकपाल और दूसरा होता है लोकायुक्त। लोकपाल जो है ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करता है, केंद्र सरकार के स्तर पे काम करता है। लोकायुक्त हमारी राज्य स्तर के स्टेट गवर्नमेंट पे काम करता है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है लोकपाल और स्टेट गवर्नमेंट का होता है लोकायुक्त, ध्यान में रखिएगा। अभी हम स्पेसिफिकली लोकपाल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हाल ही में 16 जनवरी को लोकपाल का जो फाउंडेशन डे है ये सेलिब्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में। लेकिन फाउंडेशन डे तो मनाया गया, कहोगे ये तो बहुत पुरानी खबर है, 16 जनवरी की है, आज तो यहाँ पर 20 जनवरी है। तो इसको डिस्कस करने के पीछे का रीज़न अलग है। रीज़न अलग ये है, ये तो एक कारण है लोकपाल का चर्चाओं में रहने का। दूसरा कारण यहाँ पे ये देखो दोस्तों, दूसरा कारण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकपाल को बने हुए इतने साल हो चुके हैं, पिछले 10 सालों में भी अगर आप देखोगे तो लोकपाल ने बोला ये जा रहा है कि जो लोकपाल हैं इन्होंने केवल 24 केसों में इन्वेस्टिगेशन बैठाया है पिछले 5 सालों के अंदर में। 6 केसेस में जिसको सज़ा सुनाई है, अदरवाइज यहाँ पर ज़्यादातर किसी को सज़ा मिलती नहीं है। लोकपाल होता क्या है पहले ये जानो, सज़ा की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि कोई कंप्लेंट है, आप प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कंप्लेंट जो दर्ज करवाते हैं वो लोकपाल के पास में दर्ज करवाते हैं, या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवानी है, या ग्रुप ABCD के ऑफिशियल्स जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज करवानी है, लोकपाल के पास में दर्ज करवाएंगे। फिर लोकपाल यहाँ पर उस कंप्लेंट को लेकर इन्वेस्टिगेशन बैठाएगा। तो सर ऐसे बहुत सारे मंत्री हैं, नेता हैं जिनके खिलाफ में कंप्लेंट गई लोकपाल के पास में, ज़्यादा कोई यहाँ पर स्टेप लोकपाल ने उठाई नहीं है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये हुआ एक आर्टिकल, और ये हुई इसका यहाँ पर दूसरा बेसिकली यहाँ पर चर्चा है कि भाई क्यों ये न्यूज़ में है, क्योंकि इसका रिसेंटली फाउंडेशन डे भी सेलिब्रेट किया गया। अब लोकपाल होता क्या है एग्जैक्टली, चलिए ये बात कर लेते हैं। लोकपाल नाम का जो ये पूरा पोजीशन है इसको बनाया गया था लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत। इस बॉडी को बनाने का मेन पर्पज़ यही था कि गवर्नमेंट के अंदर में करप्शन ना हो, उसको रोकने के लिए ये बॉडी बनाई जाए।
ठीक है, करप्शन के खिलाफ में कोई एलिगेशन है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने का काम करता है लोकपाल। लोकपाल एक बड़ी बेंच हो जाती है। लोकपाल में एक मेन चेयरपर्सन होते हैं और इसमें 8 मेंबर्स होते हैं, ध्यान में रखिएगा, एक चेयरपर्सन प्लस 8 मेंबर्स। और जो इसमें 8 मेंबर्स होंगे इसमें से 4 होंगे जुडिशल मेंबर्स। ठीक है, इसमें से 4 होंगे जुडिशल मेंबर, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो टोटल इसमें 8 मेंबर्स हैं, एक चेयरपर्सन, यानी टोटल 9 मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं लोकपाल में, इस लोकपाल की बेंच में। अब जो ये चेयरपर्सन होता है स्पेशली, ये आपका फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है या फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो सकता है। सीजीआई हो जाए या जज भी हो जाए, दोनों चल जाएंगे, कोई बात नहीं। या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत नॉलेज है, एक्सेप्शनल नॉलेज है लॉ की, वो भी हो सकता है, उसको हम चेयरपर्सन बना सकते हैं। इसमें दोस्तों यहाँ पर जुडिशल मेंबर्स भी होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 8 मेंबर जो होंगे इसमें से 4 जुडिशल मेंबर्स होंगे। तो जुडिशल मेंबर में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज हो सकते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या फॉर्मर जज हो सकते हैं। ये सब मिलकर यहाँ पे क्या होता है, इस पूरी पोजीशन को भरते हैं। लोकपाल का ये कॉम्पोजिशन है, ये सब लोग शामिल होते हैं। लेकिन इस लोकपाल के अंदर रिजर्वेशन भी है, ध्यान रखिए। 50% रिजर्वेशन रखा गया है SC ST OBC माइनॉरिटी एंड वेमेन के लिए। इस कैटेगरी से कोई आ रहा है तो 50% उनके लिए रिजर्वेशन ऑलरेडी रखा गया है। ठीक है, एक चेयरपर्सन, 8 मेंबर्स, कैसे कैसे लोग होते हैं इसमें, चेयरपर्सन कैसे हैं, जुडिशल मेंबर्स कैसे हैं, 50% रिजर्वेशन क्या है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। सर अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या होता है? अब अपॉइंटमेंट मतलब हाँ कि एक चेयरपर्सन है, 8 मेंबर हैं, तो सर इनको अपॉइंट तो करेंगे ना, तो अपॉइंटमेंट कैसे होगा? तो इनका अपॉइंटमेंट यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट भी अकेले दम पे नहीं करते, प्रेसिडेंट को रिकमेंड करने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी में बहुत लोग होते हैं। पहले उस कमेटी के चेयरपर्सन होंगे खुद प्रधानमंत्री, दूसरे यहाँ पर लोकसभा के स्पीकर, तीसरे यहाँ पे लीडर ऑफ ओपोजिशन जो है लोकसभा में उसके मतलब लीडर ऑफ ओपोजिशन होंगे, जैसे आज के समय पर राहुल गांधी जी हैं। चौथा यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके अलावा पांचवा एक और यहाँ पर एक व्यक्ति जिसको अच्छी खासी नॉलेज है, जो एक्सपर्टीज़ गेन कर चुका है इस पर्टिकुलर सेक्शन में। तो इन सब लोगों को मिलकर बनाती हैं कमेटी, और ये कमेटी रिकमेंड करती है, अपॉइंट करती है, मतलब रिकमेंडेशन देती है प्रेसिडेंट को। फिर लास्ट में प्रेसिडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, इन मेंबर्स को, एक चेयरपर्सन प्लस 8 मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं इस लोकपाल के पद पे। तो ये इसका कॉम्पोजिशन हो गया। फिर बात आती है टेन्योर की। तो टेन्योर क्या है सर, 5 साल तक ये लोग सर्व कर सकते हैं और मैक्सिमम एज है 70 साल तक की। दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए, सपोज 70 साल के पहले पूरे हो गए, टेन्योर खत्म हो जाएगा। और मान लो 70 साल के पूरे नहीं हुए, 5 साल तक सर्व करना है, तो 5 साल का वो टेन्योर दे सकते हैं। ये इनका टाइम पीरियड है वर्क करने का। सैलरी क्या होती है, तो जो इसमें एक चेयरपर्सन है उनकी सैलरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरह होती है, बाकी 8 मेंबर्स की सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह बिल्कुल सेम होती है, यही दी जाती है। अच्छा सर, ये सब मेंबर्स बनाकर बना दिया हमने लोकपाल। लोकपाल के पास में पावर क्या है, कैसे करप्शन के चार्जेस को ये देखता है, क्योंकि बात हो रही है भ्रष्टाचार की, पॉलिटिक्स भ्रष्टाचार के बिना चलेगी नहीं। तो आखिरकार वो कौन से करप्शन को हैंडल करता है? आप प्रधानमंत्री, यूनियन मिनिस्टर, MP के खिलाफ में जो कंप्लेंट्स हैं, जो करप्शन के चार्जेस हैं, उसको ये कवर करता है। या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ग्रुप ABCD में कोई यहाँ पर कोई व्यक्ति है, इसके कोई कंप्लेंट है करप्शन को लेकर, या कोई चेयरपर्सन है, मेंबर है, डायरेक्टर ऑफ बोर्ड है, कॉरपोरेशन, सोसाइटी, या कोई ऐसी ट्रस्ट जिसको सरकार फंड करती है, या कोई और बॉडी जिसको बाहर से पैसा आता है, 10 लाख रुपए से ज़्यादा का फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता है, इन सब का अगर कोई कंप्लेंट है करप्शन का, तो ऐसे कंप्लेंट्स को हैंडल करने की ताकत लोकपाल के पास में है। लेकिन आप यहाँ पे कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट इसको लॉन्च करवा सकता है, लेकिन कंप्लेंट जब भी आप लॉन्च करवाएंगे तो वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत ही करना होगा। सर इसका एक इंक्वायरी प्रोसेस भी होता है, ऐसा नहीं है कंप्लेंट चली गई तो लोकपाल सीधा बैठ गया है काम पे, नहीं, पूरा प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, कई बार ना लोकपाल जो है एक पूरी इंक्वायरी बैठाता है कि हाँ भाई ये इस इल्ज़ाम लगा है, तो इंक्वायरी बैठेगी, इंक्वायरी विंग प्रेजेंट होगा, दूसरी एजेंसी शामिल हो सकती हैं, उनसे भी ना हो तो बेसिकली लोकपाल इस केस को सीधा CBI को सौंप सकते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो यहाँ पर क्या करेगा, फिर इस केस को पूरी तरह से डिटेल से देखेगा, इसका इन्वेस्टिगेशन करेगा। ठीक है, तो जो लोकपाल हैं स्पेशली आपको याद रखना है, ये ना कोई भी मान लो प्रधानमंत्री के खिलाफ में एलिगेशन आ गया है तो उसको तुरंत इंक्वायर करने नहीं बैठेंगे। मान लो पीएम के ऊपर किसी चीज़ को लेकर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई असर पड़ रहा है, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी को लेकर, तो उस केस में लोकपाल इंक्वायरी नहीं बैठा सकता, इंक्वायरी नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? और पूरी जो लोकपाल की बेंच है, जैसे मैंने बोला, इसमें यहाँ पर एक मेंबर है और 8 यहाँ पर इसके एक चेयरपर्सन है, 8 मेंबर्स हो गए। तो ये सब मिला के लोकपाल की बेंच बनाते हैं।
और यहाँ पे ध्यान रखना, इनके काम को शुरू करना या इनका जो अप्रूवल है ये 2/3 की मेजोरिटी के हिसाब से होता है। इस सब में 2/3 की मेजोरिटी होनी चाहिए। तो सर लोकपाल के पास में पावर क्या है? सीबीआई को यहाँ पर ऑर्डर दे देना कि भाई सीबीआई को रेफर कर देना कोई केस इन्वेस्टिगेशन के लिए, है ना। कोई व्यक्ति यहाँ पर कह सकते हैं मुजरिम साबित हुआ है, भ्रष्टाचारी साबित हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना। सिविल कोर्ट की पावर्स इनके पास में है। तो ये सब यहाँ पर लोकपाल की पावर्स आ जाती हैं, ध्यान में रखिएगा। किस लिए है लोकपाल वो मैंने आपको बता दिया। चलिए आज की आखिरी इंपॉर्टेंट खबर और 10वीं खबर, एक अभ्यास के बारे में, एक एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन हो रहा है। इस एक्सरसाइज का नाम है ला पेराउस। हुआ क्या है, हमारा जो इंडियन नेवल शिप है आईएनएस मुंबई, ये आज पार्टिसिपेट कर रहा है इस एक्सरसाइज ला पेराउस के अंदर में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हमारा डिस्ट्रॉयर है, लड़ाकू जहाज है, पीआईबी की यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की यहाँ पर सीधा खबर है, डिफेंस मंत्रालय की साइड से आया है ये। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है अभ्यास को लेकर। तो खासकर क्वेश्चन यह है कि सर ये अभ्यास जो है ला पेराउस प्रेजेंट है, ये अभ्यास है किस प्रकार का? ये दोस्तों एक मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। इस मल्टीलेटरल मतलब बहुत सारे देश शामिल हैं, उनकी नेवी शामिल है, सब मिलकर अभ्यास करते हैं। इस अभ्यास को कौन कंडक्ट करता है? फ्रांस की नेवी यहाँ पर इसको कंडक्ट करती है। और ये बाइनली होता है, यानी कि आप कह सकते हैं हर 2 साल में एक बार ये एक्सरसाइज ला पेराउस को कंडक्ट किया जाता है। कंडक्ट कौन करता है? फ्रांस करता है। कहाँ पे करता है? इंडोनेशिया के अंदर में, सॉरी इंडोनेशिया बोल रहा हूँ, इंडियन ओशन रीजन में। तो ये जो अभ्यास इस बार इंडियन ओशन रीजन में हो रहा है, फ्रांस की नेवी इसको कंडक्ट कर रही है। हर 2 साल में एक बार कंडक्ट करते हैं और बहुत सारे देश इसमें शामिल होते हैं। अच्छा, बहुत सारे देश, और क्योंकि ये बेसिकली एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, तो मैरीटाइम एक्सरसाइज है कहने का मतलब है इसमें नेवी शामिल होती होगी उन देशों की। जी बिल्कुल। तो इस बार हमारा आईएनएस मुंबई जा रहा है, हमारा जहाज़ जा रहा है। उसके अलावा इसमें कौन कौन से देश हैं, कौन कौन सी देश की नेवी इसमें पार्टिसिपेट करती है? तो ऑस्ट्रेलिया की नेवी पार्टिसिपेट करती है। उसके अलावा देखोगे फ्रांस की नेवी हो गई, रॉयल नेवी यूके की नेवी हो गई, उसके अलावा यूएस की नेवी हो गई, फिर यहाँ पे आप देख पाएंगे इंडोनेशिया की नेवी हो गई, मलेशिया की नेवी हो गई, सिंगापुर की नेवी हो गई, कनाडा की नेवी हो गई। इन सब देशों की जो नेवी है दोस्तों ये शामिल होती है, ये पार्टिसिपेट करती है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इनका पार्टिसिपेशन होता है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर में। इस एक्सरसाइज का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? समुद्र के ऊपर निगरानी को बढ़ाना, ऑपरेशंस को अंजाम देना, इंफॉर्मेशन शेयर करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। इससे इन सब देशों के बीच में जो रिलेशंस हैं, इनके नेवी के संबंध हैं, वो और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसके कुछ और इंपॉर्टेंट की फीचर्स भी हैं, जैसे यहाँ पर हमें सरफेस पे कैसे युद्ध लड़ना है उसकी तैयारी करते हैं ये सभी देश। हवा में मतलब कोई दुश्मन का टारगेट है उसको कैसे उड़ाना है, तो एंटी एयर वॉरफेयर की तैयारी करते हैं। एयर डिफेंस हो गया, क्रॉस डेकिंग हो गया, बेसिकली समुद्र में जो हमारे बड़े बड़े जहाज़ होते हैं उस पर हेलीकॉप्टर उतारना, है ना, क्रॉस डेकिंग कहलाता है। टैक्टिकल मैन्यूवर हो गया। ऐसी बहुत सारे और भी चीज़ें जो साथ में शामिल की जाती हैं, जिससे यहाँ पे क्या होता है इन सभी नेवीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप है और ज़्यादा मजबूत होती है। तो इस बार भी इंडियन ओशन रीजन में ये पूरा एक्सरसाइज हो रहा है, जिसमें दुनिया भर के जो मैक्सिमम नेवीज़ हैं वो प्रेजेंट हैं, आपस में मिलकर यहाँ पर अभ्यास करेंगे। तो इससे जो रिलेशंस हैं आपस में वो भी डेवलप होंगे। और ये जो यहाँ पर पूरा विजन है ये भारत के एक इम्पॉर्टेंट विजन के साथ में शामिल है, क्योंकि इंडिया का विजन है कि हम सागर इनिशिएटिव पे काम करते हैं, जिसका मेन पर्पस है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में जो भी कंट्रीज़ हैं, बेसिकली इंडियन ओशन रीजन में जो भी कंट्रीज़ हैं उनको ग्रो किया जा सके साथ में, ये हमारा मेन पर्पस होता है। उसी के आधार पर ये जो हमारा पूरा अभ्यास है वो भी चर्चाओं में है, एक्सरसाइज ला पेराउस, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखते हैं कितना ध्यान में रख पाओगे आप। अब आता है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस। एक एक करके मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ, इसके सभी के आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो आपका न्यूज़पेपर रीडिंग भी तैयार हो रहा है, क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं, तो स्कोर वगैरह जो भी आएगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। फिर लास्ट में मैं एक साथ सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताऊंगा, उसको चेक करना, रीमैच करना, देखना कितने क्वेश्चन आपने सही किए और कितने गलत किए हैं। ठीक है, और अपना स्कोर ऑनेस्टी के साथ में लिख के जाना दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये प्रेजेंट है, जो बात करता है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज़ कंट्रीब्यूटेड मोस्ट सिग्निफिकेंटली टू द डिक्लाइन इन द इंडियाज टोटल फर्टिलिटी रेट। भारत का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, और कम होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण कौन सा है? मोस्ट सिग्निफिकेंट कारण तो सभी हैं, इनमें से सबसे बड़ा कारण कौन सा है? पहला, क्योंकि लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, फीमेल में वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, इस वजह से यहाँ पर ये फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है। दूसरा, अर्बनाइजेशन हो रहा है, मॉडर्न एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं, है ना, इनफर्टिलिटी या एबॉर्शंस बढ़ने की वजह से ये फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, या लोग यहाँ पर बाहर चले जा रहे हैं विदेश में, उसकी वजह से फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है।
तो बताइए इसके पीछे के मेजर रीजंस क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोणार्क सन टेम्पल के बारे में बात हो रही है। कोणार्क सन टेम्पल को लेकर 3 स्टेटमेंट से बताइए, तीनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो मंदिर है ये भगवान शिव जी को डेडिकेट किया गया है। दूसरा, ये जो मंदिर है इसको यहाँ पर एक रथ के शेप में बनाया गया है जिसमें नीचे 24 पहिए बने हुए हैं और 6 घोड़े इसको खींच रहे हैं। तीसरा, इस मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कवर किया गया है। तो बताइए तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गल्फ ऑफ एडन इज नॉट करेक्ट। ध्यान रखिए यहाँ पे पूछा गया है गल्फ ऑफ एडन को लेकर इन चारों में से वह कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, नॉट करेक्ट। ठीक है, पहला, क्या गल्फ ऑफ एडन रेड सी से और ये अरेबियन सी को जोड़ता है, क्या ये गलत है या सही है बताइए। दूसरा, गल्फ ऑफ एडन के अंदर में जो खारापन है, सैलिन कंटेंट है, ये बहुत ज़्यादा है रेड सी के कंपैरिजन में। तीसरा, जो गल्फ ऑफ एडन है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दुनिया भर के पेट्रोलियम ट्रांसपोर्टेशन के लिए। चौथा, गल्फ ऑफ एडन के नीचे सोमालिया है साउथ में और ऊपर नॉर्थ में यमन है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है रिगार्डिंग गल्फ ऑफ एडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ लोकपाल। लोकपाल को लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा सही है। पहला, लोकपाल में एक चेयरपर्सन होते हैं और 8 मेंबर्स होते हैं। दूसरा, 50% ये जो मेंबर्स होते हैं दोस्तों वो यहाँ पर इनके लिए सीट्स रिजर्व होती है SC ST OBC माइनॉरिटीज़ और वेमेन के लिए। तीसरा, लोकपाल के जो चेयरपर्सन होते हैं ये केवल और केवल रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही इसके चेयरपर्सन बन सकते हैं। तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न बात करता है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ PM मोदीज 7 सीज मोबिलिटी आउटलाइन ड्यूरिंग द भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025। तो हाल ही में जो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 हुआ, इस दौरान PM मोदी के जो ये 7C हैं इसका प्राइमरी गोल क्या है ये बताना है। पहला, कि ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, गाड़ी मोटर के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। दूसरा, ग्रीन और सस्टेनेबल मोबिलिटी सॉल्यूशंस को प्रमोट करना है। तीसरा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना है, इंप्रूव करना है। चौथा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। तो बताइए यहाँ पर तीनों में से कौन सा सही उत्तर है। लॉजिक लगाना, सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज ला पेरोस ये कंडक्ट किया गया है कौन से देश के थ्रू और कौन से रीजन में ये बताना है। इस अभ्यास को किस देश ने कंडक्ट किया है और कौन से रीजन में। पहला, इंडिया ने कंडक्ट किया है इंडो पैसिफिक रीजन में। दूसरा, फ्रांस ने कंडक्ट किया है इंडियन ओशन रीजन में। तीसरा, US ने कंडक्ट किया है पैसिफिक ओशन में। या चौथा, UK ने कंडक्ट किया है अटलांटिक ओशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन यहाँ पर ये सेम एक्सरसाइज को लेकर सवाल है। क्वेश्चन है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सरसाइज ला पेरोस। एक्सरसाइज ला पेरोस को लेकर बताइए इन चारों में से इसका उद्देश्य क्या है। पहला, आपस में जो मैरीटाइम अवेयरनेस है उसको बढ़ाना, आपस में रिलेशंस को मजबूत करना, डिफेंस रिलेशंस को। तीसरा, इसमें क्रॉस डॉकिंग लैंडिंग्स करना। चौथा, आपस में व्यापार को बढ़ाना। तो बताइए चारों में से कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव हैं एक्सरसाइज ला पेरोस के। ऑप्शन आपके सामने है 1 एंड 2 ओनली, बी 2 3 एंड 4 ओनली, सी 1 2 एंड 3 ओनली, या फिर डी चारों के चारों सही हैं, यानी चारों ही ऑब्जेक्टिव हैं इस एक्सरसाइज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न बात करता है जो कोणार्क सन टेम्पल है इसको कौन से आर्किटेक्चरल स्टाइल में हमने बनाया है ये बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, द्रविडियन स्टाइल, कलिंगा स्टाइल, नागरा स्टाइल या वेसारा स्टाइल। बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में सही उत्तर क्या होना चाहिए। अगला प्रश्न, अब वो कौन सा कंट्री है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री जो कि आज के समय पर इस एक्सरसाइज ला पेरोस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज ला पेरोस का हिस्सा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की नेवी है, रशियन नेवी है, US की नेवी है या सिंगापुर की नेवी। बताइए इन चारों में से वो कौन सी देश की नेवी है जो एक्सरसाइज ला पेरोस में शामिल नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल है, आखिरी प्रश्न है आज का। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स द गल्फ ऑफ एडन टू द रेड सी। गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को क्या चीज़ है जो आपस में दोनों को जोड़ती है। पहला, गल्फ ऑफ टटजोरा। दूसरा, गार्दुफाई चैनल। तीसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, या चौथा स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंडेब। तो बताइए यहाँ पर चारों में से कौन सा सही उत्तर होना चाहिए। ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस के सही सही आंसर दिए होंगे। चलिए अब मैं एक एक करके सभी के आंसर बता देता हूँ ताकि आप इसको रीमैच कर सकें, चेक कर सकें, देख सकें कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए हैं। चलिए फटाफट कॉमेंट ओपन करिए, अपना स्कोर लिख के जाना ऑनेस्टी के साथ में।
चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछा गया था टोटल फर्टिलिटी रेट को लेकर कि भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, इसके पीछे का सिग्निफिकेंट रीज़न क्या है, प्राइमरी रीज़न क्या है। तो प्राइमरी रीज़न इसका पहला ही है कि भाई क्योंकि फीमेल लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, लोग यहाँ पर कह सकते हैं जॉब्स पे ज़्यादा जा रहे हैं, तो अपने कह सकते हैं एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और यही मेन रीज़न है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, कोणार्क सन टेम्पल के बारे में बताइए, तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या ये मंदिर शिव जी को डेडिकेट किया गया है? नहीं, सूर्यदेव को डेडिकेट किया गया है, नाम ही कोणार्क सन टेम्पल है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, यहाँ पे देखोगे इस मंदिर को बनाया गया एक रथ की शेप में जिसमें 24 नीचे पहिए बने हैं, 6 घोड़े खींच रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, पढ़ाया था अभी। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में कवर किया गया, ये भी सही है। तो सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, बताइए गल्फ ऑफ एडन को लेकर इसमें से सही उत्तर कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है, फिर बोल रहा हूँ। पहला, जो गल्फ ऑफ एडन है क्या ये रेड सी और साथ ही साथ में अरेबियन सी को जोड़ता है? भाई ये तो सही है, रेड सी और अरेबियन सी को जोड़ने का काम करता है, क्योंकि इधर अरेबियन सी है, यह है गल्फ ऑफ एडन, तो गल्फ ऑफ एडन जोड़ता ही है। इधर रेड सी है तो रेड सी अरेबियन सी को जोड़ता है गल्फ ऑफ एडन, तो हमारा जो पहला वाला है वो सही है। दूसरा, जो गल्फ ऑफ एडन है इसमें सैलिन कंटेंट ज़्यादा है, जबकि रेड सी में सैलिन कंटेंट कम है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये गलत है, क्योंकि रेड सी में खारापन ज़्यादा है दोस्तों, गल्फ ऑफ एडन में खारापन फिर भी कम है। ठीक है, तो ये हमारा कह सकते हैं करेक्ट नहीं है। क्लियर। उसके बाद आगे आते हैं, अगला देखेंगे दोस्तों। तो बोला जा रहा है जो गल्फ ऑफ एडन है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेट्रोलियम ट्रांसपोर्टेशन में, ये भी सही है। इसके नीचे सोमालिया है, ऊपर यमन है, ये भी सही है। तो यहाँ पर बाकी सही है, दूसरा वाला गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। लोकपाल को लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताओ कौन सा सही है। पहला, लोकपाल की जब बात होती है तो इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, 8 मेंबर होते हैं, सही बात है। दूसरा, 50% जो मेंबर्स हैं ये SC ST OBC माइनॉरिटी वेमेन को लेकर रिजर्व होते हैं इसमें, ये भी सही बात है। जो चेयरपर्सन है वो हमेशा रिटायर्ड CJI होना चाहिए, ऐसा नहीं है, CJI के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो सकता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो थर्ड वाला गलत है, बट फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द सही आंसर। फिर पूछा गया PM मोदी का जो 7C ऑफ मोबिलिटी है ये क्या दर्शाता है। ये दर्शाता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है, मैंने बताया था ना, EV को प्रमोट करना, ग्रीन मोबिलिटी सोल्यूशंस को प्रमोट करना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्साइज ला पेराउस कौन से देश के थ्रू कंडक्ट किया गया है और कौन से रीजन में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के थ्रू कंडक्ट किया गया है, इंडियन ओशन रीजन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्साइज ला पेराउस। इन चारों में से मेन उद्देश्य क्या है इस अभ्यास का? पहला, मैरीटाइम सिचुएशन अवेयरनेस फैलाना, सही है। दूसरा, रिलेशन को मेंटेन करना, क्रॉस डैकिंग करना, ये भी सही है। तीसरा बोलता है व्यापार का संबंध बढ़ाना, भाई व्यापार के संबंध से कोई लेना देना नहीं है, इसका मेन पर्पस बस खाली ऊपर 3 है, तो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 ये आपका सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, कोणार्क सन टेम्पल कौन से आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना है? तो ओडिशा यानी कलिंगा आर्किटेक्चर में ये बना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इन नेवी में से वो कौन सी नेवी है जो एक्साइज ला पेराउस का पार्टिसिपेंट नहीं है, इसका हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, रशियन नेवी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हो, US हो, UK हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, इन सब के नेवी जो है वो सब इनका हिस्सा है, लेकिन रशियन नेवी यहाँ पर इस एक्साइज का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ ऑफ एडन और रेड सी के बीच में क्या आता है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को जोड़ती है? तो उनके बीच में एक स्ट्रेट है दोस्तों जो दोनों चीज़ों को जोड़ता है, एंड वो स्ट्रेट का नाम है ऑप्शन नंबर डी, आपका बाब-एल मंडेब स्ट्रेट, या बोलें तो स्ट्रेट ऑफ बाब-एल मंडेब। तो ये था दोस्तों आज का हमारा पर्टिकुलर सेशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा। ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन है इसको याद रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दी है। बाकी मैं बात कर रहा था एडिटोरियल की, तो उससे आज के जो एडिटोरियल हैं उसको लेकर मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, आज शाम तक एक वीडियो आएगा, उसको देखिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे ना कुछ और भी अनाउंसमेंट करूँगा आज, मज़ा आएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना। अभी आप ये आर्टिकल पढ़िए जो बाकी सारे काम के हैं, शाम में एक और वीडियो आने वाला है, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आऊँगा, क्योंकि आप प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं भर भर के पिछले कुछ दिनों में, लेकिन मेंस की प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, तो वो कैसे कर रही है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन बाकायदा लिख के बताऊंगा कि हाँ कैसे लिखा जाता है एक पर्टिकुलर आंसर, कितने समय में कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।